वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीएसआई टेस्ट सीरीज़ के इस प्रोग्राम में। देखिए यहाँ पर हम लोग यूपीएसआई के मॉक टेस्ट लगा रहे थे। यहाँ पर हम लोग यूथ पब्लिकेशन की बुक आई हुई है, यूथ पब्लिकेशन, तो उसके हम लोग टेस्ट लगा रहे हैं। इस बुक में 10 सेट हैं, ठीक है। इन 10 सेटों को हम लगा रहे हैं। इससे पहले कि हम 4 सेट हल करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। आज हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां करवाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो में बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए इसमें 4 सेगमेंट होते हैं, जैसा कि सबको पता है कि जो यूपीएसआई का अपना पेपर आने वाला है, ठीक है, उसमें 4 सेगमेंट होंगे। चारों में 40-40 क्वेश्चन होंगे। पहला होगा हिंदी का, ठीक है, फिर होगा जीएस का आपका, उसके बाद होगा मैथमेटिक्स का, फिर रीजनिंग का। सब में आपको 40-40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आप लोगों के जो 40 क्वेश्चन होंगे वो 100 नंबर के होंगे। ये 100 का, ये 100 का, ये 100 का, ये 400 नंबर का होगा। यानी कि एक क्वेश्चन आप लोगों का 2.5 नंबर का पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हिंदी का। देखिए पहले समान हिंदी है। तो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की कितनी जो है विख्यात बोलियाँ हैं। ऑप्शन है आप लोगों के 4, 10, 8 या 5। तो देखिए हिंदी भाषा की विख्यात बोलियाँ कितनी हैं, तो 8 हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन है सतसई, रामलला नेछू या पृथ्वीराज रासो या आह्ला उदल। तो देखिए हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है वो पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। ये किसके द्वारा रचित है, तो ये चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की कहानी का वर्णन है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। तो देखिए हिंदी साहित्य का काल विभाजन आधुनिक काल ये है, भक्ति काल भी है, रीति काल भी है, लेकिन संयुक्त काल नामक कोई भी हिंदी साहित्य में संयुक्त काल नामक कोई काल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, क्रियापरक व्याकरणकृत कोटि को चिन्हित करिए। देखिए क्रियापरक, ऑप्शन है कारक, लिंग, पक्ष या वचन। तो देखिए कारक, क्रियापरक मतलब जो काम जो है, क्रिया मीन्स किसी काम को करने वाले को क्या बोलते हैं, तो कारक। तो जो भी क्रिया होती है उसको किसी न किसी कारक के द्वारा किया जाता है, कर्ता के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर क्रियापरक क्या हो जाएगा, कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिंग तो आप लोगों को पता ही 2 तो होते हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वचन जो है कर्मवाच्य दर्शाता है। तो कर्मवाच्य कौन सा दर्शाता है, देखिए ऑप्शन है मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। नेक्स्ट है राधा से चला नहीं जाता। नेक्स्ट है मैं लेख लिखता हूँ या रमेश कपड़े धो रहा है। तो देखिए इसमें कर्मवाच्य क्या है, इसमें कर्मवाच्य हो गया मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। इसका मतलब राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। देखिए ये जो है वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तावाच्य, ठीक है, एक और होता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है जो है मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है। तो मूल अकर्मक धातु के साथ जब प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो वो सकर्मक, उसके सकर्मक धातु बोलते हैं, ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकलता है सकर्मक। तो उसको क्या होते हैं यहाँ पे साधित सकर्मक धातु, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साधित सकर्मक लिखा है तो यही हो जाएगा। और जो 2 धातु में मिलकर अगर कोई बनता है तो उसे संयुक्त धातु बोलते हैं, ठीक है। जिसमें 2 कामों का होना या फिर 2 कर्मों का होना पाया जाता है उसे द्विकर्मक धातु कहते हैं, ठीक है। वाक्य जो होते हैं वो धातु में होते हैं, कि हिंदी भाषा का है, ठीक है। आप लोगों को इसको थोड़ा पढ़ लेना अगर आप लोगों को ना आए तो। नेक्स्ट है सारंग ले सारंग चल गई, ठीक है, सारंग की ओर, और सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई चोट। तो देखिए इसमें पूछा गया कौन सा अलंकार विद्यमान है। देखिए ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार या यमक अलंकार या रूपक अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यमक अलंकार। इसमें देखिए इसमें जो भी सारंग वर्ड है, इन सारे सारंगों का वर्ड का सारंग की आवृत्ति तो बार बार हुई है, लेकिन इसमें हर एक सारंग का अर्थ जो है अलग अलग है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। तो ऑप्शन है करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस या अद्भुत रस। तो देखिए जुगुप्सा मीन्स क्या होता है, घृणा भी होता है, ठीक, घृणा। तो घृणा किससे संबंधित है, विभत्स रस से, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है दृष्टांत, दोहा, चौपाई या सोठा। तो इसका क्या गया, दृष्टांत जो है छंद का प्रकार नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते नेक्स्ट है, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयाधि संधि में संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है। तो ऑप्शन है व्यंजन संधि है या स्वर संधि है या विसर्ग संधि है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सब जो है स्वर संधि के ही रूप हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट
देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 11-12 नंबर देखते हैं। यहाँ पे पथभ्रष्ट है, तो इसमें आपको समास पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, पथभ्रष्ट का हो जाएगा जो पथ से भ्रष्ट हो, यानी कि पथ से भ्रष्ट जो पथ से भटक गया हो। तो यहाँ पर ये अपादान कारक है, ठीक है, से जो है अपादान कारक है, तो ये किस में आता है, ये तत्पुरुष में आता है, ठीक है, अपादान तो किस में आता है, ये तत्पुरुष में आता है, तत्पुरुष अपादान कारक है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। अष्टाध्यायी माने जो 8 अध्यायों का संकलन को क्या बोलते हैं, अष्टाध्यायी। तो देखिए जिस शब्द में आगे अगर संख्यावाचक कोई भी वर्ड है, जैसे अष्टाध्यायी, चौपाई हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, तो ये द्विगु समास में आते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का। बढ़ते नेक्स्ट है सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो देखिए ऑप्शन है स्वर्णधूलि, लोकायतन या युगवाणी या चिदंबरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, चिदंबरा के लिए देखिए मिला था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को। नेक्स्ट है ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो देखिए ऑप्शन है सौरसेनी, पैचासी, मगधी या अर्धमागधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सौरसेनी। देखिए सौरसेनी से ब्रजभाषा भी निकली है, सौरसेनी से ही खड़ी बोली जो होती है, ठीक है, मैथिली वगैरह, ये सब सौरसेनी के ही अपभ्रंश का रूप है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए गद्यांश है, आप इस गद्यांश को पढ़कर आप लोग स्वयं उत्तर देने की कोशिश करिएगा, जैसा कि हम हर बार बताते हैं आप लोगों को, और इसका आंसर हम आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। गद्यांश को हम आप लोगों के लिए पढ़े दे रहे हैं। तो देखिए लिखा है कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है, ठीक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों का चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। तो यहाँ पर किस पे जोर दिया जा रहा है, चरित्र निर्माण पे, ठीक है। तो इसकी तुलना किससे की जा रही है, जो योजनाएं चलाई जाती हैं भारत सरकार के द्वारा, उससे। नेक्स्ट है उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र का सर्वोच्च संपदा है, ठीक है। तो किसको संपदा, राष्ट्र का सर्वोच्च संपदा किसको बताया गया है, तो उत्तम चरित्रवान व्यक्ति को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जनतंत्र के लिए तो एक महान कल्याणकारी योजना है, ठीक है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज और परिवार के प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्यापक समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है, ठीक है। अगर आया जाए कि मतलब चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान क्या है, तो भ्रष्टाचार के प्रति लोगों का मतलब निषेधात्मक भाव उनके अंदर भरा जाए, ठीक है, ताकि भ्रष्टाचार ना करें। तो ये सबसे प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। नेक्स्ट है कि पश्चात शिक्षा, जो पश्चिमी शिक्षा होती है, पश्चात शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयों के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है, ठीक है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋतुकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से ही किया जाता था, आज के लॉर्ड मैकाले की पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है, ठीक है। जैसा कि इसमें बताया कि मतलब जो पहले की संस्कृति है अपनी, तो उसमें बाल्यावस्था से ही चैत्य कुल जैसे मतलब चैत्य जैसे जो है चैत्य निर्माण के कार्य स्टार्ट हो जाते थे। यहाँ पर ये संस्थाएं लिखी हैं, जैसे गुरुकुल वगैरह चलते थे उस टाइम, मगर मैकाले की शिक्षा पद्धति की यहाँ पर आलोचना की गई है, ठीक है। यदि आज कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या शिखा सूत्र, ठीक है, रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपनी भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम का अंधानुकरण मतलब आंख बंद करके, ठीक है, अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं, ठीक है। यानी कि अपनी संस्कृति को नहीं प्रगति मानते हैं, हम उनको आंख मूंद कर जो पश्चिमी सभ्यता है उसका पालन करते हैं। नेक्स्ट है इसका घातक परिणाम जो है चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। मतलब इसका घातक परिणाम ये हुआ कि जो चरित्र दोष है, ठीक है, जैसे बाल्यावस्था में अपराधी बच्चे हो जाते हैं, तो ये सारे कुछ तो ये देखने को मिल रहा है। अब देखिए चरित्र निर्माण के लिए परम आवश्यक क्या है, तो आप लोगों को इसमें ऊपर हमने बताया रखा है, आप लोग इसका पढ़ के आंसर सब अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और फिर कमेंट बॉक्स में हम इसके आंसर दे देंगे, आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट है जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं, इसका भी उसी में, ठीक है। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है, तो ये अभी हमने बताया आप लोगों को विकास का प्रथम सोपान। नेक्स्ट है अप्रगतिशील रूप से मजाक उड़ाया जाता है जो, ठीक है, तो इसका भी अभी ऊपर है, सब कुछ पैसेज में आप लोगों को मिल जाएगा। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है, ठीक है। तो अभी इनके सारे आंसर आप लोगों को, ठीक है, 15 से 19 नंबर तक के क्वेश्चनों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में 3 वाक्य दिए गए हैं,
त्रुटि वाले वाक्य को चुनिए और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाएं। देखते हैं वाक्य क्या है। वाक्य है कि रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। देखिए इसमें किस में त्रुटि है ये देखना है। तो सबसे और श्रेष्ठतम एक साथ नहीं आता है, तो श्रेष्ठतम आएगा। जैसे रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे सबसे नहीं आएगा, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब बी पार्ट में त्रुटि है। नेक्स्ट है, ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है। तो जब प्रातःकाल आता है तो यहाँ पर समय नहीं आएगा। ठीक है, ठंड के दिनों में प्रातःकाल सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसमें बी पार्ट में त्रुटि है। बढ़ते नेक्स्ट है, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। तो यहाँ पर देखिए वाक्य प्रयोग में अशुद्धि है, विसर्जन नहीं, सभा समाप्त हो चुकी थी। तो राइट क्या हो जाएगा? सी इसमें। नेक्स्ट है, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें देखना है आप लोगों को। तो ये शुद्ध गाय नहीं होगा, यहाँ पर शुद्ध यहाँ पे गलत यूज हुआ है पहले। तो शुद्ध गाय का यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी, यहाँ पे शुद्ध यहाँ पे आएगा, शुद्ध घी मिलता है। तो इसमें किस पार्ट में त्रुटि है? तो इसमें भी पार्ट में त्रुटि है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुहावरे हैं। मुहावरे देखना है आप लोगों को। प्रथम है कि पत्थर पत्थर पर जोंक नहीं लगती। तो इसका उचित अर्थ क्या होगा? कि सबल का शोषण नहीं होता, या फिर मजबूत चीज़ आसानी से ख़राब नहीं होती, या फिर दो धुरतों को प्रायः टकराव नहीं होता, या हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है विहंगम दृष्टि। तो विहंगम दृष्टि का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है गहरी नज़र, तीखी नज़र, या मंद नज़र, या ससरी नज़र। तो विहंगम दृष्टि मतलब अगर ससरी नज़र से देखना, मतलब एक नज़र में देख लेना बस उसको, तो हो जाएगा राइट आंसर डी। काटो तो खून नहीं का क्या होगा? पीड़ा शांत हो जाना, या बिल्कुल निर्जीव हो जाना, या भय के कारण स्तब्ध हो जाना, या फिर गुस्सा शांत होना। तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भय के कारण स्तब्ध हो जाना। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, एक आँख ना भाना, मतलब किसी को कोई चीज़ अच्छा ना लगना। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल अच्छा ना लगना। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है उंगली उठाना। तो इसका क्या हो जाएगा? क्षमा करना, या फिर अपना महत्व व्यक्त करना, या फिर दोस्त की ओर इशारा करना, या फिर अस्वीकार करना। तो क्या हो जाएगा? दोस्त की ओर संकेत करना। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए 30 से 34 नंबर तक इसमें दिया गया है, तो इसमें क्रम लगाना है। ये सेंटेंस है जो है कि सेंटेंस जो है बिखरा सेंटेंस है, इसको क्रम लगाना है। देखिए क्रम हो जाएगा इसका, समय की परख जो है रंक से धनाढ़। ठीक है, और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? समय को परखने वाला, रंक से धनाढ़, गा नंबर पहले आएगा, और फिर यह आ जाएगा, और उपेक्षा करने वाला, फिर वह आ जाएगा, फिर आ जाएगा करोड़पति से भिखारी हो जाता है, फिर ला आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गा या वा ला। तो सॉरी ये या है, या रा लावा। तो ये रा है, सॉरी रा या वाला, ये है। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। बढ़ते नेक्स्ट है भारतीय गाँवों के। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो भारतीय गाँवों के सुधार के लिए भारतीय गाँवों को सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो क्या हो जाएगा? रा या लावा, इसका भी हो जाएगा रा या लावा। ठीक है, बी ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट है समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा उपयोगी लोगों, पदार्थों, आवश्यक एवं उत्तम। तो क्या हो जाएगा इसका? समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? या प्रकाशित विज्ञापनों, फिर हो जाएगा द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक और ठीक है उत्तोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा रा और फिर ला। तो क्या हो जाएगा? या वा रा ला, या वा रा ला। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है प्राचीन काल में अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना जिससे एक व्यक्ति अपने हस्तलिखित। इसमें क्या हो जाएगा? प्राचीन काल में। ठीक है, प्राचीन काल में अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना, इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का? इसमें देखिए प्राचीन काल में हो जाएगा पुस्तकें हस्तलिखित होती थी। प्राचीन काल में क्या हो जाएगा? पुस्तकें हस्तलिखित होती थी जिससे एक व्यक्ति
के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना कठिन होता था। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा आप लोगों का ला, फिर आ जाएगा रा, फिर आ जाएगा वा, ठीक है, फिर आ जाएगा या। तो क्या हो जाएगा, ला रा वा या। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत जैसे देश के लिए कुटीर, भारत जैसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश के लिए कुटीर उद्योग अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, ला या रा वा, ला या रा वा। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, हिंदी आकृति की दृष्टि निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। तो क्या है, प्रश्लिष्ट योगात्मक, अयोगात्मक या श्लिष्ट योगात्मक या अश्लिष्ट योगात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, श्लिष्ट योगात्मक है। बढ़ते नेक्स्ट है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो देखिए ये किस प्रकार का है, तो जिसकी आवाज़ जो है गले से निकलती है, जैसे आ हो गया, ऊ हो गया, ठीक है, ओ हो गया, औ हो गया और आहा। तो ये कहाँ से निकलती है, गले से निकलती है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये पक्ष को हो जाएगा, ये पक्ष विवृत। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। ऑप्शन है तो पश्चिमी हिंदी या बिहारी या राजस्थानी या पूर्वी हिंदी। तो देखिए पूर्वी हिंदी है, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की भाषा है। पूर्वी हिंदी में और कौन कौन से आते हैं, तो मगधी आता है, ठीक है, मैथिली आएगा, भोजपुरी आएगा पूर्वी हिंदी में। ठीक है, अगर हम लोग राजस्थानी देखें तो किस में आएगी, ये पश्चिमी हिंदी में आती है राजस्थानी, मारवाड़ी वगैरह सब राजस्थानी, मारवाड़ी सब पश्चिमी हिंदी में आएगी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। बढ़ते नेक्स्ट है, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में आता है। तो आप लोगों को सबको पता है कि वो आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। तो इसमें कुशाग्र जो है कौन सा विशेषण है, परिमाणबोधक, सर्वनामिक या फिर संख्यावाचक या गुणवाचक। तो इसका ये कुशाग्र क्या है, तो विद्यार्थी का गुण है, जो उसका गुण है, तो गुणवाचक हो गया। राइट आंसर डी। नेक्स्ट इनमें से कौन भक्ति कालीन कवि नहीं है। तो बिहारी, सूरदास, कबीरदास या तुलसीदास। तो देखिए ये तीनों जो है भक्तिकालीन कवि, पर जो बिहारी वो भक्तिकालीन नहीं है, ये जो है वहाँ पर जो है राजा जयसिंह के दरबार में ये रीतिकाल के कवि थे। ठीक है, इनके बहुत ही प्रमुख मतलब रचना है बिहारी सतसई। ठीक, जो कि रीतिकाल की प्रमुख रचना मानी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे। तो ऑप्शन है सिबी, साक, सौरसेना या सबारा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए साक जो है गणराज्य के थे गौतम बुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए अकबर का मकबरा किस स्थान पर है। तो ऑप्शन है सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली या फिर इलाहाबाद। तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिकंदरा कहाँ पड़ता है, तो फतेहपुर सीकरी में ही है। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहते हैं। तो विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या फिर राजा राम मोहन राय या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो देखिए राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का पितामह बोला जाता है। तो राजा राम मोहन राय ने एक ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज चलाया था। ठीक है, ये कब चलाया था, तो ये चलाया था 1828 में। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, जो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन है 1905, 1931, 1947 या 1942। तो देखिए गांधी इरविन समझौता जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया था। तो उन पर जो ब्रिटिश सरकार पे दबाव आया था कि आप कांग्रेस की भागीदारी को भी उसमें किसी न किसी तरह से भागीदारी बनाएं। तो फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके पश्चात जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन गए हुए थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1931। बढ़ते नेक्स्ट है, कौन सा संविधान के राज्य के निर्देशक तत्व अपनाएंगे। कौन से संविधान से जो है डीपीएसपी जो है अपनाया गया है। तो ऑप्शन है अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, आयरिश संविधान या फ्रांसीसी संविधान। तो देखिए आयरिश संविधान से अपनाया गया, ये आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को अपनाया गया अपने संविधान में। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे आता कि मूल रूप से कितने हैं, तो मूल रूप से 7 थे। देखिए जिसमें से एक जो है संपत्ति का अधिकार भी था, जो कि अब हट गया है। अब कितने बच्चे, तो 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं देखिए, अगर आप लोग देखिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए अलग से अधिकार हैं इसमें।
ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और रिट जारी करने का अधिकार, कितने 6, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट है जो है भारत के राष्ट्रपति हैं तो क्या है, देश के प्रमुख, सरकार के प्रमुख, या देश और सरकार दोनों के प्रमुख, या पार्लियामेंट के प्रमुख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है देश के प्रमुख हैं। सरकार के प्रमुख कौन होते हैं, तो सरकार के प्रमुख पीएम होते हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, लोकसभा भारत के संसद का कौन सा ग्रह है। ऑप्शन है निचला, बायां, ऊपरी, दायां। कैसे ऑप्शन है देखिए, यहाँ पर निचला सदन होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुँच जाता है। ऑप्शन है 2 मिनट, 14 मिनट, 8 मिनट, 8 मिनट 3 सेकंड, या फिर 20 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, यहाँ 8 मिनट 15 सेकंड में पहुँचता है, सॉरी यहाँ 3 नहीं 15 है, ठीक है। तो 8 मिनट 15 सेकंड हो जाएगा, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट है सौरमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। तो सौरमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, देखिए क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर मध्यमंडल, मध्यमंडल के ऊपर जो है आयन मंडल, आयन मंडल के ऊपर जो है क्या होता है, बहिर्मंडल। तो सबसे नीचे परत कौन सी होती है, क्षोभ मंडल, इसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है बड़े वाणिज्यिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ऑप्शन है 1947, 1956, 1969 या 1980। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1969 में हुआ था, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है एटीएम का विस्तारित रूप क्या है। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या इसका है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एटीएम का विस्तारित रूप है, याद रखना ये आप लोग इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों को डेली एक सेट लगाने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद हम लोग स्पीडी के टेस्ट करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट का एक अयस्क है इसमें, कौन सा है इसमें, देखिए एल्युमिनियम है, बेरिलियम है, लेड है, या फिर टिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्साइट का एल्युमिनियम है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए यूरिया का क्या होता है, यूरिया का होता है NH2CO NH2। तो इसमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा NH2 का होल्ट है और CO। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी मतलब ज्ञात कोशिका है। ऑप्शन है यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइकोप्लाज्म, या फिर शुतुरमुर्ग का अंडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विसर्जन अंग नहीं है। तो ऑप्शन है गुर्दा, कलेजा, प्लीहा, या फिर फेफड़े। देखिए फेफड़े विसर्जन अंग नहीं है, बाकी जो है सारे का सारे विसर्जन अंग है, सॉरी यहाँ पे प्लीहा विसर्जन अंग नहीं है, ठीक है। बाकी गुर्दे, फेफड़े, कलेजा तो सारे विसर्जन अंग हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। प्लीहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्प्लीम, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें आकर जो है आरबीसी यहीं पे आकर डेट होती है, ठीक है। आरबीसी का अंतिम समय यहीं पे होता है, यहीं पे आके मरती हैं आरबीसी का वैसे जीवन काल कितना है, तो आरबीसी का 120 दिन होता है। बढ़ते नेक्स्ट एड्स के विषाणु मतलब किसकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, रक्त में आरबीसी, या फिर रक्त में टी कोशिका, या मस्तिष्क में ग्रे कोशिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये रक्त में जो है टी कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है अल्फा एक प्रकार की है। तो ये अल्फा क्या है, तो ऑप्शन है खनिज है, जाति है, घास है, या फिर शहर है। देखिए अल्फा एक प्रकार की घास है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 GB किसके बराबर होता है। तो 1 GB कितने KB के बराबर होता है, तो आप लोगों को ये पता होगा 1 GB कितना होता है। 1 GB जो है 1024 × 1024 KB के बराबर होता है, ठीक है। अगर 1024 सिर्फ लिख देंगे तो ये, अगर 1000 MB होता MB तो ये 1000 GB के बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पे KB में पूछा गया है तो 1024 × 1024 हो जाएगा। पता है नेक्स्ट सिमली पार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, या उड़ीसा। तो देखिए सिमली पार कहाँ है, उड़ीसा में। बढ़ते नेक्स्ट है डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है, बाड़मेर, जैसलमेर, सहारा, या फिर थार में। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसलमेर में अभी हाल ही में किया गया था ये। नेक्स्ट है घुमरा कहाँ का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, या जम्मू कश्मीर। तो देखिए उड़ीसा का नृत्य है घुमरा। बढ़ते नेक्स्ट है भ्रष्टाचारियों के अपराधों की विवेचना का अधिकार निम्न में किसको है। राजपत्रित अधिकारी, या अराजपत्रित अधिकारी, या फिर उपयुक्त दोनों को, या फिर शासकीय अधिवक्ता को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो गैजेट ऑफिसर होता है राजपत्रित अधिकारी उसको होता है, ठीक है। ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा तो आप लोगों को क्या पड़ता है, भदोही पड़ता है। ये भदोही कहाँ पे है, तो भदोही जो है संत रविदास नगर को ये भदोही बोलते हैं।
तो लेकिन यहाँ पर अगर इन इन जिलों में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाराणसी, ठीक है, इन चारों में से छोटा वाराणसी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश मतलब किस पैदावार के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है खाद्यान्न, तिलहन, दलहन या मसाले। देखिए इसमें खाद्यान्न हो जाएगा इसका राइट आंसर। यूपी में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न होता है। दलहन कहाँ होता है? तो दलहन एमपी में होता है। मसाले कहाँ, मसाले केरल में होते हैं। बढ़ते नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 के संबंध में मतलब कौन सा सही है ये देखना है। तो ऑप्शन है ये मतलब इसमें क्या आता है? तो इसमें शरारत या फिर आपराधिक जो है विश्वाभंग या फिर धोखाधड़ी या फिर जबरन वसूली। तो देखिए इसमें आप लोगों को 420 काफ़ी बार जैसे मुहावरे के रूप में इसको याद किया मतलब यूज किया जाता है अपने समाज में, तो इसका मतलब होता है धोखाधड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में सही है? तो इसका देखिए पी ऑप्शन है। पी स्टेटमेंट कह रहा है कि अधिनियम के अनुसार करार करने वाला पक्ष को इच्छा पर जो शादी के समय जो बच्चा था या थी प्रत्येक बाल विवाह अयोग्य होगा। जिला अदालत में वयस्कता जो है प्राप्त करने के 3 वर्षों के भीतर शादी रद्द करने के लिए याचिका दाखिल करके ऐसे व्यक्ति द्वारा अमान्य की गई जो है अज्ञप्ति प्राप्त की जा सकती है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। एक अज्ञप्ति देने के समय जिला अदालत दोनों पक्षों और उनके माता पिता या अभिभावक को अन्य पार्टी धन, सोना, गहने, उपहार जो भी होगा उनको लौटाने का आदेश दे देगा। तो ये ऐसा नहीं है कि वो लौटाने का आदेश नहीं दे सकता, तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल पी सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, यातायात का प्रतीक चिन्ह का मतलब क्या है? देखिए ये यातायात का प्रतीक चिन्ह है। देखिए यहाँ पे हर सेट में आप लोगों को एक ना एक प्रतीक चिन्ह मिल रहा है। आप लोग इनको एक जगह नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक क्वेश्चन तो इससे आएगा ही आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए आगे कंपन पट्टी है या फिर आगे उबड़ खाबड़ रास्ता या फिर आगे जो है आगे 2 गति अवरोधक हैं या फिर आगे पहाड़ी रास्ता है। तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? इसका हो जाएगा कि आगे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, 1980 के दशक के शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में ये फैल गया, ठीक है। जब बिहार सरकार ने प्राकृतिक साल वन के स्थान पर मतलब कौन से वन जो है उपजाने का फैसला लिया था जिससे कि वहाँ के जनजातियों द्वारा, आदिवासियों द्वारा यह आंदोलन किया गया था? तो ऑप्शन है पटसन बागान उगाने के या फिर रबड़ या फिर कृषि खेती के हेतु या फिर सागवान बागान। तो ये राइट आंसर यही है कि जब वहाँ की सरकार ने जो है साल वन हटा करके सागवान वन उगाने की बात की तभी वहाँ के जो सिंहभूमि जिले के जो आदिवासी हैं उन्होंने आंदोलन कर दिया था, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत निकायों के रूप में किसकी स्थापना की गई है इसका काम जो है उन लोगों को शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है? देखिए ऑप्शन क्या है, सूचना अधिकार अदालत या फिर लोक अदालत या केंद्रीय सूचना आयोग या फिर लोकायुक्त। तो देखिए यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयुक्त को जो है यहाँ पर किया गया था, ठीक है। इस समय कौन है? तो इस समय भार्गव कुमार है जो है मुख्य सूचना आयुक्त। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, और आप लोग काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। नागरिक बनाम असम राज्य, ये जो है ना ये एक प्रकार की रिट थी। इसमें कोई मतलब जनहित याचिका टाइप का नहीं था, ये रिट थी, ठीक है, असम सरकार की। बढ़ते नेक्स्ट अपकृत कानून के एक महत्वपूर्ण मामला था। अपकृत कानून एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्ण देहता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण भी था। तो किसका था? ऑप्शन है MC मेहता बनाम भारत संघ या गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य या लाल बिहारी बनाम बिहार या फिर केशवानंद भारती केरल राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा MC मेहता बनाम भारत संघ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है? तो देखिए स्मारकों की सुरक्षा, तो ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण की सुरक्षा, ये भी सही है। अन्य देशों के साथ संबंध, देखिए ये नहीं है, ठीक है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की तो बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात किसमें की गई है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है आर्टिकल 51 में। लेकिन यहाँ पर जो है अन्य देशों के साथ संबंध की ऐसा कोई बात नहीं की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा 48 का ए है। बढ़ते नेक्स्ट है, आर्थिक एवं समाजवादी, तो इसमें उसमें तो काफ़ी हैं, जैसे कि लोगों को मतलब काम का अधिकार है, ठीक है। इसी में लोगों को सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ये सब समाजवादी आर्थिक इस सब सुधारों में आ जाएगा, ठीक है। कुटीर उद्योग का विकास करवाना सब सरकार की जिम्मेदारी होंगी। तो ये तो काफ़ी व्यापक है, ये तो हर एक उसमें मिल जाएगा आप लोगों को। बढ़ते निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है राज्य सूची का हिस्सा है? वन। ये देखिए ये किसका है? ये जो है न राज्य सूची का है न केंद्र का है, ये समवर्ती सूची में आता है वन, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये भी समवर्ती सूची में,
कृषि आय पर कर, तो ये हो जाएगा। कृषि जो पूर्ण रूप से किसका है, राज्य का है, तो कृषि आय पर कर भी जो भी मामला होगा वो राज्य का ही होगा। बढ़ते नेक्स्ट है, और एक ऑप्शन देख लेते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, तो ये भी राज्य का नहीं, इसका राइट आंसर क्या है, सी है। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े जो है सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको शॉर्टकट में कैग बोलते हैं, ठीक है, का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो ये किसको प्रस्तुत करता है अपना प्रतिवेदन, तो ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति इसको जो है संसद में रखवाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, हाल ही में जो है मिस्टर साउथ एशिया का खिताब किस भारतीय बॉडी बिल्डर को दिया गया है। ऑप्शन है राणा विजय, परमजीत ढिल्लो, ठीक है, रविंद्र मलिक, या फिर कोई नहीं। तो देखिए रविंद्र मलिक को अभी हाल ही में दिया गया था ये भारतीय बॉडी बिल्डर का अवार्ड। नेक्स्ट है, जुलाई 2019 में जो है सोसाइटी पत्रिका द्वारा लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में किस भारतीय को द सोसाइटी ग्लोबल इंडियन आइकॉन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड किसको दिया गया है। ऑप्शन है दिनेश तिवारी, रवीश कुमार, राजीव सिंह या अवनीश चंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिनेश तिवारी को यह पुरस्कार दिया गया हाल ही में, ठीक है, लंदन की एक पत्रिका है उसके द्वारा। बढ़ते नेक्स्ट है, वर्ष 2020 से 2024 के ओलंपिक की तैयारियों के समन्वय एवं रणनीति बनाने हेतु 10 सदस्यीय एक टीम गठित की गई है। तो उसका अध्यक्ष कौन है, समिति गठित की गई है, उसका अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है राज्यवर्धन सिंह राठौर, मैरी कॉम, वरिंदर बन्ना या फिर किरण रिजिजू। तो देखिए ये अपने खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्हों को नियुक्त किया गया है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, 18 जुलाई 2019 को IUCN द्वारा स्केली फुट स्नेल नामक दुर्बल जो है घोंघा प्रजाति को लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया है। यह प्रजाति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है मेडागास्कर के पूर्वी हिंद महासागर में, या बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर में, या फिर ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बैरियर रीफ में। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर के पूर्व जो है हिंद महासागर में यह प्रजाति पाई जाती है। क्या नाम है इसका, देखिए एक बार नाम और देख लीजिए, स्केली फुट स्नेल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, भारत द्वारा विकसित सबसे हल्की जो है ब्लड प्रूफ जैकेट भाभा कवच। तो इसका वजन कितना है, देखिए इसका वजन है 9.2 किलोग्राम है इसका वजन, याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ से ये पार्ट भी समाप्त हुआ। अब यहाँ से मैथमेटिक्स स्टार्ट है। अब आप लोग यहाँ से मैथमेटिक्स करिएगा। अब देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आप लोगों को तक आसानी से और जल्दी पहुँच सके, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पश्चात चूँकि हम लोग इस पीडी के टेस्ट करवाने वाले हैं, ये आज 5वां सेट है, 5 और बचेंगे, तो जल्दी से ही करवा देंगे इनको भी हम। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। 3 क्रमागत संख्या कौन से हो जाएंगे, एक पहली x मान लीजिए, दूसरी x+1 मान लीजिए, तीसरी x+2 मान लीजिए। इसका योग कितना है, 12 है तीनों का। इनमें प्लस लगा दीजिए, 1x, 2x, 3x, 3x प्लस कितना हो जाएगा 3, ये 12, ये उधर जाएगा, हो जाएगा 9x, ये यहाँ पे 3 कट जाएगा, 9 बचेगा। तो 3x बराबर 9, तो ये कट जाएगा, x बराबर 3 बचेगा। x बराबर जब 3 बचेगा तो कह रहा है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या है। तो दूसरी संख्या क्या है, x+1, तो ये हो जाएगी 4, और तीसरी x+2, तो ये हो जाएगी 5। इनका गुणनखंड कितना आएगा, तो 20 आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते नेक्स्ट है, यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा उस संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम जो है 54 प्राप्त होता है। मूल संख्या क्या हो जाएगी, संख्या मान लीजिए x है, ठीक है। इसका अगर आप लोग कितना 3/6 भाग, 3/6, 6वां भाग जो है, यदि किसी संख्या का 3/6वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है, इसी संख्या में जोड़ दीजिए x में, तो कितना प्राप्त होता है, 54। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 3x, और यहाँ पे ये 6 यहाँ से मतलब 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x + 6x अपॉन 6 बराबर 54। तो ये 6 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हो गया 9x बराबर 54 × 6x, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, 9x बराबर 54 × 6x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 से काट दीजिए, 3 से ये काटिए, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, फिर 3 से काट दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 9 3 और 3 और 24, तो ये ऑप्शन गुणा हो जाएगा, 18 दूनी 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा 36। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोगों को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पर आप लोग गुणा कर दीजिए, इसका गुणा करके जोड़ के कर दीजिए, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट है देखिए, यहाँ पर हम आप लोगों को थोड़ा सा सिंपल ही बताएंगे, जो ज़्यादा लेंदी होंगे या फिर जो ज़्यादा बड़े होंगे वो भी हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं स्क्रीन के मारे, और जो ज़्यादा छोटे होंगे तो वो भी नहीं बताएंगे, वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोगों को यहाँ पर भी पहचानना क्या आएगा, तो यह भी जो है बॉड मास रूल लगाइएगा।
ये भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है जो है बसप्पा गायों और मुर्गियों की एक निश्चित संख्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। अगर सिरों की कुल संख्या 12 है तो पैरों की कुल संख्या 40 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब आप मान लीजिए कि सिरों की संख्या कितनी है, 12 है। उसमें से आप लोग मान लीजिए मुर्गी की गाय की संख्या कितनी है, x, और मुर्गी की संख्या तो कितनी हो जाएगी, x माइनस 12। ठीक है, अब इनमें जो है कुल पैर कितने हैं, तो पैर हैं 40। अब देखिए यहाँ पर जो है गाय के कितने पैर होते हैं, 4, तो यहाँ से 4 का गुणा कर दीजिए, प्लस ये मुर्गी है, मुर्गी के पैर कितने होते हैं, 2, तो इसे यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल के रख दीजिए, ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस 24 बराबर 40। ये 24 जो है माइनस 24, ये 24 जो है 40 से घट जाएगा तो कितना बचेगा इधर, 16, और ये कितना हो जाएगा 6x, तो हो जाएगा 6x बराबर 16। ठीक है, यहाँ से काट दीजिए, किससे कटेगा, 2 से काटिए, 2 8 16, 2 3 6, ये हो जाएगा 8/3। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकल नहीं रही है, शायद कुछ मल्टीप्लाई में थोड़ा दिक्कत हो गई है, और देख लेते हैं अभी इसको हम। देखिए, आप लोग इस सवाल को आप लोग दो समीकरण बना के भी कर सकते हैं, वैसे भी हो जाएगा ये। आप इसको 2 समीकरण बना लीजिए। मान लीजिए x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, यहाँ पर 12 है इनकी संख्या, और यहाँ पर देखिए x, अगर आप गायों की संख्या अगर आप लोग x मानते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर गाय के कितने जो हैं, यहाँ पर x मान लीजिए आप लोग उनकी मुर्गी की संख्या, तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। गाय के कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4y। ये कितना दे रखा है, टोटल 40 दे रखा है। अब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे, यहाँ पर ऊपर 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 की जगह क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ माइनस कर लीजिए, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2y बचेगा, इधर कितना बचेगा, ये 24, इधर बचेगा 16। तो यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ पे y बराबर 8 आ जाएगा। जब y बराबर 8 रख देंगे यहाँ पर आप लोग, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। देखिए, यहाँ पर √5 की वैल्यू दे रखी है, फिर इसको सॉल्व करना है, तो ये भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बार्डमास के नियम से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा ये वाला। बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए, लिखा है कि जो है 16 24 28 में प्रत्येक मतलब 16 24 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने के बाद सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, 16 24 8 में विभाजित होने के बाद सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो ये यहाँ पर हम लोगों को देखना है। तो देखिए, इनका एलसीएम निकाल लीजिए आप लोग। 16 24 28 का एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 336। ठीक है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999। ठीक है, अब इसी में हम लोग 336 का भाग दे देते हैं, तो जितना शेष बचेगा वो उसी को यहाँ से घटा देंगे, तो आंसर कौन सी हो जाएगी, वही हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 9999 में भाग लगा देंगे हम लोग 336 का। ठीक है, तो कितने बार में, पहले बार में चला जाएगा ये 3 बार में चला जाएगा। देखिए 3 18 3 9 1 10, 3 बार में नहीं जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, कैरी लगा 1। ठीक है, 6 1 7 और 3 दूनी 6, तो इसका क्या जाएगा 7 2, ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, फिर यहाँ से 9 उतार लीजिए आप लोग। अब ये कितने बार में चला जाएगा, अब ये 9 बार में चला जाएगा। ठीक है, 9 छाक कितना होता है, 9 छाक 54, 4 हासिल लगा 5, और 9 त्रिक 27 5 32, कैरी लगा 2, 9 त्रिक 27 और 27 2 29। अब इसको आप लोग घटा लीजिए। देखिए, पूरा ये आप लोग जब भाग दे लीजिएगा तो इसमें आप लोगों को शेष कितना बचेगा, यहाँ पर आप लोगों का जो है शेष निकल के आएगा 255। ठीक है, जब 255 शेष आएगा तो उसी 255 को आप लोगों को यहाँ पर जो है 9999 में घटा देना है। तो कितना बच जाएगा इसका, ये बचेगा 4 4 7 9। तो ये संख्या आएगी जिसको 336 में भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा। ठीक है, 9744। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9744 सी। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, यदि 800 रुपये को अनिल, सुनील और जय को इस तरीके से विभाजित किया जाता है कि अनिल की हिस्सेदारी सुनील से 4 गुना का अंतर हो, और सुनील की हिस्सेदारी से जो है जय की 3 गुना का अंतर हो, 3 गुना आता है, तो
जो है जय का हिस्सा कितना प्रतिशत होगा। देखिए यहाँ पर 800 रुपये बांटा गया है जो है अनिल, सुनील और जय में। किस में बांटा गया है? अनिल, सुनील और जय में। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल के हिस्से में सुनील का 4 गुना आएगा। अनिल के हिस्से में जो है सुनील का मान लीजिए आप लोग x मान लीजिए, तो इसका कितना आएगा 4x। ठीक है। सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना आएगा। सुनील के हिस्से में 3 गुना आएगा, तो आप इसको x मानिए, इसको x मानिए, तो इसको कितना मानेंगे 3x। अब इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 12x, इसको पास 12x। अब देखिए क्वेश्चन पूरा शर्तें सेटिस्फाई हो गई। इसका 4 गुना ये, इसका 3 गुना ये। अब ये कितना आ रहा है टोटल, इनको कितना रुपया मिला है टोटल 800 मिला है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग, 12x, 15x, एक 16x, 16x बराबर 800। तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 50 80 50 रुपया। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, जय का हिस्सा कितना होगा। जय कहाँ पे, जय का x है तो 50 ही आएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 50 आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट है जो है 3 लीटर, 4 लीटर और 5 लीटर आकार के 3 गिलास में जो है दही और पानी का मिश्रण 2:3 और 3:7 और 7:11 के अनुपात में। यदि तीनों मिश्रण को जो है एक गिलास में डाला जाता है तब उसमें अनुपात क्या होगा। देखिए 3 बर्तन है जो है 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर के हैं। इसमें इस अनुपात में दही और पानी है। अब इन सबको मिलाकर जो है एक बड़े से बर्तन में डाल दिया जा रहा है। अब पूछा गया है अब इनमें जो है दही और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, 3 लीटर वाले बर्तन में पहले देख लेते हैं यहाँ पर दही कितना है। तो दही कितना है यहाँ पर 2 है, टोटल कितने में 5 में। तो यहाँ से निकल आएगा कितना 6/5। अब देखिए 4 लीटर में दही कितना है, तो 4 × 3 लीटर है, कितने में टोटल में 10 में। तो ये कितना हो जाएगा 12:10, यानी काट दो तो ये भी 6:5 आएगा। ये कितना हो जाएगा, इसमें तीसरे बर्तन में, तीसरा 5 लीटर का बर्तन है, इसमें 4 है, 4 टोटल कितना है 15। ये हो जाएगा 5 को 20, 20/15। इसको काटोगे तो 4/5 से काटिए 4/3 आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया पूरे बर्तन में कितना दही का हिस्सा। ठीक है। अगर आप लोग दही को जोड़ लें तो बाकी फिर आप शायद थोड़ा आसान हो जाए, शायद एक ही से निकल आए। तो देखिए इसके बाद आप लोग पानी का जरूर निकाल लीजिएगा। ठीक है। हम दही का जोड़ के आप लोगों को दिखा देते हैं दही कितना रहेगा उस नए वाले पोर्ट में। तो ये हो जाएगा 4/3। तब देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए आप लोग, 15 एलसीएम आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 18, ये भी 5 से 15 और 3 3 18 हो जाएगा ये भी। और ये हो जाएगा 5 बार में जाएगा और 5 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 को 20। तो ये कितना हो गया 20 18 18 18 36 36 20 56, 56/15। देखिए ये हो गया 56/15। कितना होगा ये 56/15 हो गया होगा, तो ये दही होगा। अब आप लोगों को इसी तरह वाटर निकाल लेना है, फिर इन दोनों का अनुपात निकाल देना। तो चीज़ें जो हैं कटेंगी, कटने वाली कट जाएंगी, फिर उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। देखिए ये तो 56/15 आ गया। आप लोग उसको ज़रूर निकाल लीजिए तीनों बर्तन में पानी कितना है। ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट देख लेते हैं। पानी अगर आप लोग निकालेंगे तो उसका कितना आएगा आप लोगों का, उसका आएगा आप लोगों का 248/30। इसको 2 से काट दीजिए, 12 24 124/15 ये भी आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना 124/15। चूँकि अनुपात को बटे में ही माना जाता है, 15 से 15 कट जाएगा। एच बटेगा कितना 56/124। इसको और काट दीजिए आप लोग, किससे काटेंगे, इसको काट दीजिए 2 से, 16 से काट दीजिए, 16 नहीं 2 से काटिए। तो 2 से काटिए, इसका कितना आएगा ये 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 16 28। ये कितना आएगा 6 और 2 62। फिर 2 से काटिए तो कितना आएगा 14 बटे, ये कितना आएगा 3 और 1 14/31। 14/31 है, ये देखिए सी नंबर में आ जाएगा। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। ये देखिए एक तीरंदाज जो है सटीकता से एक निश्चित प्रतिशत पर एक लक्ष्य को भेज सकता है। अगर मौसम जो है तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता जो है 20% कम हो जाती है। अगर तूफानी मौसम में वो जो है 350 शॉट में से 156 बार लक्ष्य भेज सकता है, तो समान परिस्थितियों में जो है 250 शॉट में से कितने लक्ष्य भेज सकता है। तो ये पूछा गया आप लोगों से, ये आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन हम आप लोगों को आंसर बता दे रहे हैं, 175 आएगा इसका। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है। कर्नाटक का जो है सिल्क उत्पादन जो है केरला के सिल्क उत्पादन से 100% जो है अधिक है। केरल के आधे सिल्क उत्पादन को कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाइए। अब देखिए कह रहा है कि कर्नाटक का सिल्क उत्पादन, ये कर्नाटक मान लीजिए, केरल,
कर्नाटक का सिल्क उत्पादन जो है केरल के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। केरल का अगर 100 है तो इसका 100%, सॉरी केरल का अगर 100 है तो इसका 100% अधिक कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि अगर केरल के आधे सिल्क का उत्पादन कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाइए। अब इसका आधा कितना हो जाएगा, 50। अब इसका आधा इसका आधा नहीं किया गया, लेकिन इसी का आधा किया गया है। तो ये कितना प्रतिशत होगा इसका, देखिए यहाँ पे कितना है, ये हो जाएगा 50/200 गुणे 100। ये कट जाएगा 2 बार में, ये 2 से कट जाएगा 25, तो कितना है 25% है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है जो इंद्रन अपनी जो है वस्तु में बेचकर 10% लाभ कमाता है। इंद्रन है अपनी वस्तु में बेचकर 10% लाभ कमाता है। उसकी लागत मूल्य जो है 40% की वृद्धि होती है, तो वह अपना बिक्री मूल्य 40% बढ़ा देता है। लाभ का नया प्रतिशत क्या होगा। मान लीजिए उसने 100 रुपये की वस्तु खरीदी, बेचने पर 10% का लाभ कराता है, यानी कि वो 110 की बेच देता है। अब उसकी लागत मूल्य में जो है 40% की वृद्धि हो गई। अब कितनी की वस्तु हो गई, 140 की। तो कह रहा है कि वह बिक्री मूल्य में 40% बढ़ा देता है, इसमें 40% बढ़ा देता है। तो 110 का 40%, 140% निकाल लीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 14 कम 14, 14 कम 14 15, 154 हो गया। अब कितने का बेचेगा, 154 का। तो नया लाभ कितना होगा, तो एक देखिए कितना लाभ परसेंटेज है। तो 140 की वस्तु 154 की बिक रही है, तो कितना लाभ हो रहा है, 14 का हो रहा है। कितने में हो रहा है, 140 में हो रहा है, इंटू 100। ये 0 से 0 खत्म, 14 से 14 खत्म, ये 0 आ जाएगा, 10% का लाभ हो रहा है। राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। कृष्णा ने 10 रुपये जो है प्रत्येक की दर से जो है कितनी 100 पेंसिल खरीदी। 100 पेंसिल खरीदी और 20% की छूट के बाद उसने 12 रुपये की प्रत्येक की दर से पेंसिल बेच दी। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि 10 रुपये में 10 रुपये की प्रत्येक की दर से, यानी कि एक पेंसिल 10 की है, 100 खरीदी, तो कितना रुपया उसने लगाया, 1000 रुपये लगाया। 1000 की 100 खरीदी, फिर कह रहे हैं कि 20% की छूट के बाद उसने जो है 12 रुपये की एक पेंसिल बेची। अब कितने का 20% जो है 12, कितने का जो है 80% 12 होता है, चूँकि 20% की छूट दे रहा है। तो आप मान लीजिए एक्स का 80% जो है 80% मतलब परसेंट में को अभी फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, 12 होता है। तो यहाँ पे निकल आएगा कि कितने का जो है 100% 12 होता है, कितने का 80% 12 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 4/5, 5 इधर, 4 को इससे काट दीजिए, 4 3 12, ये हो जाएगा 4 5 3 15। तो देखिए जो है 15 का क्या है आप लोगों को, 15 का जो है 80% 12 होता है। तो अब पूछ रहा है कि यदि कोई छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ क्या होता है, यानी कि अगर कोई छूट नहीं दी होती तो उसने 15 की सामान बेची होती। पेंसिलें टोटल कितनी है 100, तो कितने की बिकता है, ये 1500 का बिकता माल। अब कह रहा है प्रतिशत कितना लाभ हुआ, देखिए 1000 की वस्तु है, अगर 1500 का बिका तो सीधा सीधा 50% का लाभ हो रहा है। ऐसे भी निकाल लीजिए आप लोग, लाभ कितना है, टोटल लाभ है 500 का, कितने में, तो 1000 में, बटे 100। यहाँ से 2 जीरो, जो 2 जीरो खत्म, 1 जीरो यहाँ से खत्म, कितना बचा, 50%। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते नेक्स्ट है। 7200 रुपये जो है मूलधन पर 9 महीने के लिए जो है 50/3% की सालाना ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए ये ब्याज की दर है, 7200 रुपये है, 7200, ब्याज कितना है 9 महीने, 9 महीने। ठीक है, इसको साल में बदल लीजिए, 12 से भाग कर देकर। ठीक, अब क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन समय गुणे ब्याज दर। तो सालाना ब्याज दर निकालना है, सालाना ब्याज। तो यहाँ पर दर कितनी है, 50/3% में है, तो 100 से भाग दे देंगे, तो 50/300 हो गया। ये यहाँ से 0 से 0 खत्म। ठीक है, ये हो गया 30, तो 5 6 30, 6 बार में ये चला जाएगा। ठीक, अब देखिए 6 बार, 6 से इसको काट दिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये हो गया 1200। इसको काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 चौको 12, 12 से इसको काट दीजिए, 4 से, 4 3 12, 300, 300 गुणा 3 हुआ 900। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, मूलधन मतलब ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज कितना आया 900। सब काट पीट देंगे तो 900 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग भी करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए 10,000 रुपये जो है मूलधन 12% जो है प्रतिवर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि में कुल रकम ज्ञात करिए यदि त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है। देखिए कह रहा है 10,000 रुपये में जो है 12% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है, जो कि त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो 3 महीने में संयोजित किया जा रहा है, तो इसको 4 से भाग दे दीजिए इसमें, तो कितना ब्याज मिल रहा है उसको, 3% मिल रहा है, क्योंकि 3 जो है 3 महीने का जो है 12 में 4 से भाग देंगे तभी वो 3 महीने निकल के आएगा। कितना मिल रहा है, 3% का ब्याज मिल रहा है, 3% का ब्याज मिल रहा है।
ठीक है। 3 चौक 12, सॉरी 3 से 12, 3 चौक 12, 4 50 14, यहाँ पर 3 ही से देना पड़ेगा तो कितना आएगा 4% का ब्याज मिल रहा है उसको। ठीक है, अब देखिए 4 नहीं है 3 निकल के आएगा, 4 ही से भाग देंगे, 3 महीने का, चूँकि त्रिमासिक रूप से एकत्रित हो रहा है ना। देखिए 3% का ब्याज कितने बार, 2 बार में इकट्ठा कर रहा है वो। ठीक है, तो 3 इंटू 3, यहाँ पर 3% है तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा क्या, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या फिर ऐसे कर लीजिए आप लोग, जो वाला फार्मूला लगा दीजिए, 10,000 1 प्लस यहाँ पर रेट अपॉन 100, यहाँ पर टी समय, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 1 प्लस यहाँ पे कितना 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणा होकर इधर जुड़ जाएगा, तो 103/100 की पावर 2, क्योंकि 2 बार कर रहा है। तो अब इसको आप लोग काट दीजिएगा पूरा, तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर आप लोगों को कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 10,609। इसको हल कर लीजिएगा, अब कैलकुलेशन बची है बस। नेक्स्ट है, रितिका और आकाश ने साझेदारी से कुछ पैसे जो है निवेश किए। रितिका जो है 1875 रुपये निवेश किए और लाभ से इसने अपने हिस्सेदारी के रूप में 225 रुपये प्राप्त किए। आकाश ने कितने रुपए निवेश किए जिससे उसको जो है 288 रुपये मिले। तो आकाश के निवेश की राशि ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए रितिका है और आकाश है, इन्होंने कुछ रुपया निवेश किया जिससे उनको बाद में लाभ मिला। रितिका को लाभ 225 मिला, आकाश को 288 मिला। रितिका ने 1875 रुपये मतलब निवेश किया था और इनका निवेश निकालना है आकाश का। देखिए अगर आप लोगों को कभी लाभ की बात कीजिए, लाभ किस पे मिलता है, लाभ मिलता है जो निवेश व्यक्ति करता है, निवेश, और निवेश इसने कितने टाइम के लिए किया, तो निवेश इनटू टाइम बराबर लाभ होता है उसका। अब यहीं से कर लीजिए, निवेश कितना किया है रितिका ने 1875, टाइम कितना है, तो आकाश और साझेदारी ने एक पैसे से निवेश किए सेम टाइम के लिए, तो सेम अगर टाइम कुछ भी होगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो इसको आप लोग 1875 रहने दीजिए। इसने मान लीजिए 100 रुपये निवेश किया और इसको कितना मिला 225 और इसको कितना मिला 288। ठीक है, लाभ इंटू समय, अगर यहाँ पर भी टी तो टी कट जाएगा क्योंकि टाइम को दे नहीं रखा है, टाइम सेम है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, यहाँ से एक्स की वैल्यू आसानी से निकल आएगी, वही उसका जो है निवेश हो जाएगा। यहाँ से आप लोग निकालिएगा तो इसकी वैल्यू आप लोगों की निकल के आएगी 2400 रुपये। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है जी कि 17 पारियों में एक जो है क्रिकेटर मतलब एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना है 34। 5 रन अपनी औसत में बढ़ाने के लिए उसे अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे। देखिए कह रहा है कि मतलब 17 पारी में उसने औसत कितना है 34 का, तो कितने रन बनाए 17वीं पारी में, मतलब 17 पारी में उसने। इसका देखिए 17 चौको कितना होता है, 17 34, 17 चौको 68 हो जाएगा, 68 की 8 हासिल लगा 6, 17 17 17 34 17 51 51 6 57, 700 मतलब 578 रन बनाए उसने। आप कह रहा है कि अगली पारी कौन सी होगी 18वीं, कितने रन बनाए कि उसका औसत जो है 5 बढ़ जाए, तो इसमें 5 बढ़ा लीजिए आप लोग। अब इसका गुणा कर दीजिए और जो आए उससे 578 घटा दीजिएगा, कर दीजिए आप लोग, कितना आएगा 18 दूनी 162 कि 2 हासिल लगा 16, 18 का 18 18 36 18 54 और 54 और 16 54 16 हो जाएगा आप लोगों का 70। ठीक है 70, 702। अब 702 में से आप लोग 578 घटा दीजिए, कितना बचेगा ये आया 4, इधर आया 2, इधर आया 124 रन उसको बनाने पड़ेंगे अगली पारी में। देखिए 124 ऑप्शन में है, 124 देखिए सी ऑप्शन में। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है जो श्रेया एक काम जो है 1 दिन और 6 घंटे में पूरा कर सकती है। अगर इसको घंटे में बदल लें तो कितना हो जाएगा 24 घंटा और 6 घंटे, यानी कि 30 घंटे में पूरा कर सकती है। राधा उसी काम को 2 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकती है, यानी कि 2 घंटे में 48 घंटा हो गया और 12 घंटे यानी 60 घंटे में कर सकती है। दोनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा, इनका एलसीएम ले लीजिए, काम कितना हुआ 60। अब देखिए ये अगर रोज़ एक काम मतलब 30 काम रोज़ कर रही है तो 60 काम कितने दिन में, 2 दिन में कर देगी। ये 60 काम रोज़ कर रही है तो 60 काम एक ही दिन में कर देगी, तो दोनों एक दिन में कितना काम कर देंगी 3 काम, तो यही 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 20 दिन में कर देंगे। ठीक है, ये एलसीएम विधि है, आप लोग इसको थोड़ा अगर ना आए तो यूट्यूब वगैरह में देख लीजिए। नेक्स्ट है जो 8 महिलाएं या 6 लड़कों द्वारा किया गया काम जो है 4 पुरुषों द्वारा किए गए काम के बराबर है। देखिए 8 महिलाएं बराबर 4 बॉयज़ बराबर 4 मेल, ये सब बराबर है। ठीक है, एक काम जो है 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लड़के और 5 पुरुषों को काम पर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 12 दिन में काम अगर कोई पूरा कर रहा है तो कितने
15 लड़के और 5 पुरुष काम पे लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए लड़के और पुरुष की वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से समझ में आ रहा है कि 2 मैन बराबर 3 बॉय। ठीक है, 2 मैन बराबर 3 बॉय हो गए, तो 15 लड़के बराबर आप लोग 10 मैन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 10 मैन ये हो गए, 5 मैन ये हो गए, यानी कि 15 मैन जो है 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। अब कह रहा है ऑप्शन में कि 3 पुरुष 12 में 4 महिला और 6 लड़के। 6 लड़के की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 मैन। 3 मैन अब ऑलरेडी हैं, 7 मैन हो गए। ठीक है, और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देंगी, तो 4 महिलाएं, तो महिलाएं के देख लीजिए, 4 महिला बराबर 8 महिला बराबर 4 वुमेन है, तो एक मैन बराबर 2 वुमेन आएंगी। यहाँ पे 4 हैं तो यहाँ पर 2 मैन लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 मैन। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन गया, यहाँ पे कितने मैन हो गए, 4। ये क्वेश्चन में दे रखा है 3। ठीक है, 4 3 7 और 2 9। देखिए पहले कितने मैन आए थे, पहले आए थे यहाँ 10 5 15। 15 आदमी जो है 18 घंटे में जो कोई काम कर सकते हैं, फिर 9 आदमी उसी काम को कितने घंटे में कर देंगे, बस ये क्वेश्चन निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कर देंगे, इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, 3 18। इसको आप लोग कर दीजिएगा, यहाँ से आंसर आप लोगों का निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, देखिए 15 आदमी, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, कितना 9, यहाँ से आप लोगों को निकल के आएगा 3 36 18 54। देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ कहीं गड़बड़ हो रहा है, आप लोग इसी विधि से करिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर आएगा आप लोगों का ए नंबर आएगा। ठीक है, 20 दिन लगेंगे काम होने में, जो है 20 दिन लगेंगे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। यहाँ पे M1 M2 का मेथड लगा लीजिए ना। पहले में कितने आदमी आ रहे हैं, पहले में 15 आ रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं काम, तो 12 दिन में। दूसरे में कितने, 9 आदमी कितने दिन में कर देंगे, ये 9 इधर आ जाएगा। ठीक है, 9 आदमी कितने दिन में कर देंगे, 9 उठ के इधर आ गया, यहाँ से काट दीजिए आप लोग, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, 3 चौको 12, ये आ गया 4 × 5, तो कितना हो जाएगा 20। ये मेथड ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, M1 D1 वाला, M1 D1 इक्वल M2 D2। ठीक है, आप लोग इससे कर लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है 2 पाइप अलग अलग क्रमशः 15 मिनट और 12 मिनट में पानी की टंकी को भर देते हैं। यदि 1 गैलन है, जो कि अपशिष्ट पाइप जो है 22 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। अगर सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी जो है 20 मिनट में भर जाती है। देखा है, टंकी की क्षमता आप लोगों को बतानी है, तो ये देखिए कैसे होगा, टंकी की क्षमता बतानी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों इसकी क्षमता निकाल लीजिए पाइप की। पहला पाइप की अगर 15 मिनट में भर रहा है तो टाइम का अपोजिट क्षमता हो जाता है, तो क्षमता हो गई 1/15, इसकी क्षमता हो गई इसी प्रकार 1/12। और जो पाइप खाली करता है तो उसको माइनस में लिखते हैं, इसकी क्षमता ज्ञात करनी है, इसकी क्षमता x मान लेते हैं। पानी कितनी देर में भरा है, तो 20 घंटे में, तो ये 1/20 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, यहाँ से x की वैल्यू आप लोगों की आ जाएगी 10। ठीक है, तो 10 मिनट में, यानी कि ये पाइप जो है 10 मिनट में खाली कर देगा। अब ये पाइप का जो वो कितना है, इस पाइप की दर कितनी है, तो 22 गैलन प्रति मिनट ये पानी बाहर फेंकता है, तो इसको 22 से गुणा कर दीजिए, तो 220 गैलन की टंकी हो जाएगी। 220 गैलन, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को 4 घंटे में और खड़े व्यक्ति को 2 घंटे में पार करती है। अगर ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है तो ट्रेन की गति क्या होगी। देखिए यहाँ पर ट्रेन की गति पूछी गई है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग पहले देख लेंगे कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। ट्रेन की लंबाई दे रखा है आप लोगों को 500 मीटर। ठीक है, तो देखिए ये वाला कैसे क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है। अब देखिए यहाँ किलोमीटर घंटा में दे रहा है, तो आप लोग ट्रेन की लंबाई को भी जो है उसमें कर लीजिए, मीटर में कर लीजिए। ठीक है, तो सॉरी किलोमीटर में कर लीजिए, तो 500 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 किलोमीटर हो गया। अब देखिए आप लोग यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या लगाएंगे, चाल पूछा गया है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 0.5, समय कितना है, चूँकि एक व्यक्ति को पार कर रहा है कितना समय लगेगा, 2 घंटा, तो
तो 0.5/2, तो इसको काटिए आप लोग, 0.25 आ जाएगा इसका आंसर। 0.25 कहाँ पे है, तो 0.250 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है जो है कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात इतना है। यदि कार जो है यदि यदि दूसरी कार 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है तो पहली कार की गति क्या होगी। देखिए जो है कार बी और कार ए, इनका अनुपात कितना देखा है, 6:7। कह रहा है अगर दूसरी कार जो है 5 घंटे में इतने किलोमीटर चलती है, यानी कि ये ए जो इसका 5 घंटे अगर ये चलेगी तो कितना टाइम चलेगी ये, इसमें 5 का गुणा कर दीजिए आप लोग, कितना आएगा ये आ जाएगा 35, 5×7=35, यानी कि ये 35 घंटे मान लीजिए इसको, तो कितने में चलती है, 400। यहाँ से आप लोगों का एवरेज मतलब अनुपात, एक अनुपात की वैल्यू निकल आएगी। अनुपात 35 हो गया ये, तो एक अनुपात कितना निकलेगा, यहाँ से काट दीजिए, 5×7=35, 5 से काटिए, 5×8=40, बचेगा तो 4। अब ये 7 से काट दीजिए, 7×1=7, 7×2=14, अनुपात 1 की वैल्यू 12 आ गई। या इसको 12 से डिवाइड कर, 12 से इसको गुणा करके निकाल दीजिए, कितना आएगा, 12×6=72, तो कितना आया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये दे रखा है 5:4:2। यदि नए कमरे की लंबाई में 40% की वृद्धि, चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल जो कि एक समान रखने हेतु कमरे का आयतन में क्या बदलाव होगा। देखिए बोल रहा है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, 5, 4 और 2 है अनुपात में। अब कह रहा है लंबाई में जो है 40% की वृद्धि कर दी जाती है। इसका 5 का 40% कितना है, 2 होता है, तो इसमें +2, ये हो गया 7। इसमें 25% की करी जाती है तो इसका 25% 1 होगा, तो ये हो जाएगी 5, 4 1 5, और ये सेम रहता है। अब ये हो गया नया। ठीक है, जो नया कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयतन जो है इस हिसाब से उसका आयतन निकाल लीजिए और फिर उस हिसाब से उसमें आप लोगों को करना है। ठीक है, 103 नंबर है। तो नए कमरे का आयतन जब यहाँ से आप लोग निकालेंगे, इसको आप लोग x मान लीजिए, सबको यहाँ से आप लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 105/2x³ आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग निकाल दीजिए, उसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। यहाँ से 31.25 आएगा। यहाँ पे 31.25% की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ये पूरे में आ नहीं पाएगा, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जो है एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयतन के क्षेत्रफल का 4 गुना है। वर्ग, चारों भुजाएं बराबर, आयतन जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर, तो कह रहा है उसका जो है एक वर्ग का क्षेत्रफल आयतन के क्षेत्रफल का 4 गुना है। यदि आयतन की लंबाई यदि आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 1/2 से 1 कम है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप लोग सबसे पहले जो है आयत दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो आयत की लंबाई कितनी है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत की लंबाई यहाँ पे दे रखी है 25, आयत की जो चौड़ाई दे रखी है कितनी, उसकी वाइड एरिया चौड़ाई जो है 1/5 से 1 कम है। ठीक है, उसकी चौड़ाई कितनी है, आयत की लंबाई, सॉरी उसकी चौड़ाई कहाँ गई, हाँ उसकी चौड़ाई जो है लंबाई कितनी है 25, तो यहाँ पे 25 का इंटू हो जाएगा पहले, तो हो जाएगा 25 × 25 का मतलब 25 का 1/5 से 1 कम है। अब ये हो गई, इसको निकाल लीजिए, ये 5 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 5 - 1, तो ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया 4, वाइड उसका 4 हो गया। अब क्षेत्रफल निकालिए, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 25 × 100, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ से आप लोग ये आयत का जो है क्षेत्रफल निकल आया। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना आया 100। तो वर्ग, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। जब उसका 100 है तो वर्ग का कितना हो जाएगा, 4 गुना है, तो 100 × 4 हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 400। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए भुजा इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² = 400। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालिए, a को यहाँ से रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो उसकी भुजा कितनी होगी 20। और वर्ग का परिमाप पूछा है, जो कि परिमाप होता है जो चारों भुजाओं का योग हो जाएगा वर्ग के। एक भुजा 20 है, तो चूँकि सारी भुजाएं समान होती हैं, तो 20 + 20 + 20 + 20 बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। बढ़ते नेक्स्ट, यहाँ पे के का मान निकालना है, आप लोग लगा लीजिए, यहाँ पर के का मान आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, इसका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, यहाँ पे समीकरण बनाना है और कुछ नहीं करना है।
यहाँ पे के की जगह 2 रख के करिएगा, आ जाएगा आंसर। बढ़ते नेक्स्ट जो है, ये देखिए ग्राफ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िए। फिर ग्राफ में जो 2015 का ग्राफ है, XYZ एक कंपनी है, ठीक है, उसमें निवेश की कंपनी है, ये सारा कुछ निवेश है, करोड़ों में निवेश है। अब यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जो है, क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोलियम और रिटेल के निवेश के बीच अंतर, और ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन व्यापार और फिल्मों के निवेश के बीच अंतर का अनुपात क्या है। पेट्रोलियम में निवेश कितना है, ये कितना है 800, और रिटेल में ये कितना है, रिटेल में 600, तो इसका अंतर कितना हुआ 200 का, ठीक है, 200 का अंतर हुआ। इसका देख लीजिए। ऑनलाइन व्यापार में देखिए, ऑनलाइन व्यापार कहाँ है, ऑनलाइन बिजनेस, तो कितना है ये 1000, और किसका फिल्मों का देख लीजिए, ये 600 और 800 के मतलब आधे से भी 1/4 है इसका, तो ये कितना हो जाएगा 650 माइनस 650, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 350। अब देखिए 200 अनुपात 350 कर दीजिए, 0 से 0 खत्म, 5 से काटिए, 5 को 20, 5 7 35, 4:7 आ जाएगा, 4:7 है कहीं पे, डी में राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, यदि आरेख में दिखाए गए निवेशकों के अलावा वर्ष 2015 में XYZ द्वारा कोई अन्य निवेश नहीं किया जाता है, यदि कुल निवेश जो है XYZ लिमिटेड का कुल राशि का 35% है, तो IT सेवा में निवेश कुल राशि का कितने प्रतिशत होगा। देखिए ये कुल निवेश जो है 35% है, ये सबको आप लोग जोड़िएगा, कितना कितना उसने निवेश कर रखा है। देखिए यहाँ पे रखा है 800, यहाँ पे कर रखा है 600, 8 से 14 हो जाएगा, यहाँ पे कर रखा है उसने 300, 14 3 17 हो जाएगा, यहाँ पे 1000 कर रखा है 27 हो जाएगा, यहाँ पे 650 कर रखा है 27 और 6.5 कितना हो जाएगा 33.5 हो जाएगा, यहाँ पे उसने 150 कर रख 150 नहीं 75 कर रखा है, कितना कर रखा है यहाँ पे 150 कर रखा है, कितना हुआ 650 33 और 150 कितना हुआ 34 35 हुआ, मतलब उसने 3500 करोड़ रुपये का निवेश कर रखा है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मतलब 3500 जो है उसकी कुल राशि का 35% है, यानी कि 3500 जो है 35% है, तो किस धनराशि का जो है 35% 3500 होगा। यहाँ से आप लोगों को मूल धनराशि निकल आएगी, कंपनी का पूरा नेटवर्थ कितना है, तो ये इधर आप लोग 100 का गुणा कर दीजिए, इधर यहाँ पे 35 से भाग दे दीजिए, मतलब ये इधर नीचे आ जाएगा ना, तो यहाँ 35 से 35 कट जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा कितना 4 जीरो आ जाएगा, यानी कि 10,000 करोड़ रुपये उसकी नेटवर्थ है कंपनी की। अब क्या कह रहा है IT क्षेत्र में कुल निवेश, IT क्षेत्र का निवेश जो है कुल राशि का कितने % है। IT क्षेत्र में देख लीजिए कितना है, IT में कितना है 150 करोड़ है, कितने % है 10,000 करोड़ का। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या करिएगा, कितना ज़्यादा है 10,000 करोड़ से, तो यहाँ पर आप लोग 10,000 करोड़ माइनस 150 अपॉन 10,000 में निकालना है, 10,000 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे, इनको आप लोग घटा लीजिएगा। कितना नंबर क्वेश्चन है 107। जब आप लोग इसको 150 पूछा है तो ऊपर सिर्फ 150 रहेगा, ठीक है। तो कितना हुआ 2 जीरो खत्म, इससे 1 जीरो ख़त्म, ये कितना आ जाएगा, ये 15/10 हुआ, एक जी यहाँ से हटाइए, यहाँ दशमलव लग जाएगा, 1.5% हुआ, कितना जाएगा 1.5%। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। बढ़ते नेक्स्ट है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन इसमें बनाना है, पढ़ के बनाइएगा, बन जाएगा, इसका आंसर 90% आएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा ऐसे, टाइम देखिए ऑलरेडी बहुत हो चुका है। बढ़ते नेक्स्ट है, मतलब 1850 से 250 के बीच मतलब लीप वर्ष कितने हैं। देखिए इसमें कितने वर्ष हो रहे हैं, टोटल 200 वर्ष हो रहे हैं, 200 वर्ष में 4 से भाग दे दीजिए, जितना आएगा वही लीप वर्ष हो जाएंगे 50, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए ये समुच्चय हैं, इनमें आप लोगों को क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी डॉट का जो है क्रमशः मान निकालने हैं, मतलब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के मान क्या होंगे। देखिए यूनियन में आप लोगों को क्या करना पड़ता है, सारे वर्ड एक एक साथ लिख लेने होते हैं। ये देखिए 1 से 100 तक दे रखा है यूनियन, अब इसमें ए का वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, ए यूनियन में जो सारे एक एक बार लिख लीजिए। ए यूनियन में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 22 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। इसमें कौन सा नहीं है, 7 है, 22 भी है, 50 नहीं है तो 50 भी इधर लिख लीजिए, और क्या नहीं है 55 है, 68 नहीं है तो 68 भी लिख लीजिए, 68। तो कितना आ गया, इन सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, नहीं इनको आप लोग गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। यूनियन में टोटल कितने हैं, यूनियन में आप लोगों के हैं 100, तो इसमें से अगर आप लोगों को ए यूनियन बी डॉट निकालना है तो यूनियन में ये वाली संख्या घटा देंगे, 7 है, तो 100 में से आप 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 में 7 घटाएंगे तो 93 बचेगा। इसी तरह बी का निकालिए,
बी इंटरसेक्शन का निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है तो दोनों में जो कॉमन हो उनको निकालिए। कॉमन क्या है 55 और क्या कॉमन है 7 और क्या कॉमन है 22, 3 संख्या निकल आएंगी। यहाँ से 3 संख्या निकालिए तो यूनियन 100 है, 100 में 3 घटाएंगे तो 97 आएगा। तो 93 और 97 आ जाएगा इसका आंसर। 93 97 किस में, सी में। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। यह देखिए प्रायिकता वाला क्वेश्चन है, कैसे करिएगा। है कि एक नारंगी बैग में 4 जो है हरे रंग के गेंद है, 4 पीली रंग की गेंद है, 4 गुलाबी रंग की गेंद है। अगर 2 गेंदों को बैग से जो है रैंडमली तरीके से उठाया जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि दोनों गेंदें जो है एक ही रंग की होंगी। अब देखिए मान लीजिए कि 4 हैं, अगर उस ग्रीन वाले से उठाया जाता है तो भी उसमें से अगर आप लोगों को 2 गेंदें तो उठानी पड़ेंगी, तब तो एक ही रंग की होंगी। प्लस कर लीजिए, अगर मान लीजिए 4 अगर आप लोग पीली वाले से उठाएंगे तब भी 2 इससे भी निकालनी पड़ेंगी। ये तो प्रायिकता है ना, किसी से भी 2 निकल सकती हैं। तो फिर ये 4 कितनी है गुलाबी वाली, इससे भी 2 निकालनी पड़ेंगी। टोटल गेंदें कितनी है 12, टोटल निकालना कितना है तो 2 ही गेंदें निकालनी है। अब देखिए ये क्या हुआ यहाँ पे सी, ये जो है उसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन का, यहाँ पे फ्रैक्शन बन जाएगा। इसकी वैल्यू देखिए 4 और C2 की फ्रैक्शन बन जाएगा। ये देखिए कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर जगह बची नहीं है तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा इन दोनों का अंतर कितना है 2 फैक्टोरियल, और नीचे वाला ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। कितना हुआ, तो ये हुआ 4 फैक्टोरियल को कैसे फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो देखिए जैसे 2 गुणे 1 आया तो यहाँ से ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12, ऊपर आ जाएगा 12, इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 2 की, फैक्टोरियल 2 गुणे 1 हो जाएगा तो ये 2 ही हो जाएगी, 2 से 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, इसकी जगह 6 आ जाएगा, इसकी जगह 6 आ जाएगा, इसकी जगह 6 आ जाएगा, 6 का 6 मतलब 6 12 18, ऊपर आ गया 18 वैल्यू। अब इसका फैक्टोरियल तोड़ लीजिए आप लोग, कैसे तोड़ेंगे 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे इसका फैक्टोरियल कैसे बनाएंगे पहले देख लीजिए। यहाँ पर इसमें ऊपर 18 आया, नीचे देख लीजिए यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे 12 फैक्टोरियल अपॉन नीचे इन दोनों का अंतर कितना है 10 फैक्टोरियल इंटू ये नीचे 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जब आप लोग 12 गुणे 11 गुणे फिर 10 से स्टार्ट कर देंगे तो 10 फैक्टोरियल से कट जाएगा, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, यहाँ से काट दीजिए 6 का गुणा कर दीजिए 11 में तो 66 आ जाएगा। ऊपर कितना आया 18, नीचे 66, 18/66, 6 से काट दीजिए 6 3 18 और 11 तो 3/11 आ जाएगा इसका आंसर। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट है कि एक छोटे दल के लिए काम करने वाले 6 कर्मचारियों का वेतन जो है इस प्रकार है, इसकी माध्यिका निकालनी है, माध्यिका वेतन। तो देखिए इसको पहले आप लोग क्रम से लगा लीजिए छोटे से बड़े की ओर, तो माध्यिका इसी प्रकार निकाली जाती है, छोटे से बड़े की ओर निकालिए। छोटा सबसे कौन है, तो सबसे छोटा है 27,000 है सॉरी। फिर उसके पश्चात कौन सा है, उसके पश्चात है 27,500, उसके पश्चात कौन सा है 31,000 है, उसके पश्चात कौन सा 35,000 है, उसके पश्चात कौन सा है 38,000 है, फिर 40,000 है। देखिए 6 वैल्यू हैं 1 2 3 4, इधर 38,000 40,000। अगर ये विषम में रहे तो बीच वाली संख्या ये उसकी माध्यिका हो जाती है, लेकिन अगर ये सम संख्या है तो बीच की इसमें निकाल नहीं सकते, तो इसमें क्या करेंगे आप लोग चौथी और पाँचवीं संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको जब 31,000 और 35,000 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 66,000 हो जाएगा। 66,000 अपॉन 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 33,000 आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। बढ़ते नेक्स्ट है, यदि एक संख्या का 20% जो है 50 है तो उस संख्या का मतलब 87.5% कितना होगा। देखिए तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए एक्स संख्या का 20% कितना है 50 है, तो ये एक्स निकल आएगी यहाँ से 1/5, 5 का जैसा डिवाइड गुणा कर दीजिए 25, एक्स बराबर 250। अब 250 का कितना निकाल लीजिए आप लोग 87%, 87.5%। 2 जीरो नहीं, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, इधर 10 आया, इधर 25, 25, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 का इधर गुणा करके 2 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 25, करी लगा 2, 5 7 35, 2 37, करी लगा 3, 5 40, 40 और 3 43, ठीक है। यहाँ पे 1 में मतलब एक बिंदु के बाद दशमलव है और 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा ये 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, इधर आ जाएगा 17 हो जाएगा, 2 8 16 पॉइंट लगाओ, उधर हो गया 15 तो 7 बार में चला जाएगा, 218.7 कुछ करके आएगा, 218.78 आएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी जो है 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें जब जो है 3 4 5 और 6 से विभाजित करने पर क्रमशः ये बचता है।
देखिए 3 से विभाजित करते हैं, 4 से विभाजित करते हैं, 5 से विभाजित करते हैं, 6 से विभाजित करते हैं, तो क्रमशः क्या बचता है? 3 से विभाजित करने पे 1 बचेगा, 4 से विभाजित करने पे 2 बचेगा, 5 से 3 और 6 से 4। इन सब के बीच अंतर देखिए समान है। अंतर कितना है? 2-2 का है। तो जो भी आप लोगों को देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम लेने के बाद जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? ये होती है 5/999। तो इसमें आप लोग डिवाइड करिएगा। डिवाइड करने के बाद जो शेष बचेगा, इनका पहली बात तो वो ले लीजिए, क्या एलसीएम लीजिए, 60 आएगा। 60 से इसको डिवाइड करिए। इसके बाद जो शेष बचेगा उसको इसमें घटा दीजिएगा। जो शेष बचेगा उसको इसमें घटाएंगे तो आप लोगों को बचेगा कितना? ये आएगा, ठीक है, 99,960। तो इसमें से जो 2 सब में 2 बच रहा था उसी को इसमें घटा दीजिएगा आप लोग, तो कितना आ जाएगा? 99958। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए आप लोग ये सब बहुत पढ़ चुके होंगे, बहुत अलग अलग मेथड से पढ़ चुके होंगे, तो जिसको जो मेथड अच्छा लगे वही आप लोग लगाइएगा। यहाँ पर हम अपने मेथड से बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है जो कि 560 छात्रों के एक स्कूल में जो है लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि पूरे स्कूल की औसत आयु जो है 11 वर्ष से 9 महीने है तो स्कूल में लड़कियों की संख्या बताइए। यहाँ पे देखिए आप लोग सीधा सा फार्मूला लगा दीजिए, वो वाला जो अनुपात में लगता है। सबका अगर सेम है तो सबकी एज ही दे रखी है, यहाँ पर कितना होगा? 11.9, मतलब 11 साल 9 महीना। अब इसमें डिफरेंस निकाल लीजिए। ये क्या है? ये बॉय हैं, ये कौन से हैं? ये गर्ल्स हैं। इसके बीच डिफरेंस कितना है? तो इसके बीच डिफरेंस है 3 मंथ का। इसके बीच डिफरेंस कितना है? नहीं, इसके 11 और इसमें 9 मंथ का है डिफरेंस, और इनके मंथ जो है 3 मंथ का डिफरेंस है। तो ये कितना आ जाएगा? काट दीजिए, तो ये आ जाएगा 3:1। अब देखिए 3:1 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? टोटल कितना हो जाएगा? 4 अनुपात। 4 अनुपात की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कितना? 560। 560 छात्र हैं। ये छात्रों का रेशियो आ गया। गर्ल्स कितने? बॉयज़ 3 के अनुपात में होंगे, गर्ल्स 1 के अनुपात में होंगे, यानी कि टोटल 4 अनुपात हो गया। 4 अनुपात की वैल्यू दे रखी है 560। तो अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 140। यहाँ गर्ल्स एक के अनुपात का है तो 140 आ जाएगा, उनकी संख्या गर्ल्स की आ जाएगी 140। राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, एक समबाहु त्रिभुज के जो एक भुजा 21 सेंटीमीटर की है तो जो इसका परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा? ये पूछ रहा है। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज मतलब सबकी जिसकी भुजाएं सारी बराबर हो। अगर ये ए है तो ये है, ये भी ए है। परिवृत्त मतलब इनके बाहर से वृत्त बनेगा, ठीक है, कोण को छूते हुए वृत्त बनेगा। अब पूछ रहा है कि इसका जो है क्षेत्रफल कितना होता है। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका एक फार्मूला होता है परिवृत्त के क्षेत्रफल का। परिवृत्त का क्षेत्रफल का जब आप लोग फार्मूला लगाएंगे तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आप लोगों का समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या आप लोग निकाल लीजिए। तो त्रिज्या आएगी इसकी, जो भुजा होता है उसकी आप लोग त्रिज्या निकाल लीजिए। उसकी त्रिज्या आती है आप लोगों की, जो भुजा होती है, भुजा मतलब जो उसकी एक भुजा दे रखी है 21 सेंटीमीटर त्रिभुज की, तो भुजा √3 हो जाएगी। भुजा मतलब 21 √3 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? जो परिवृत्त दे रखा है, मान लीजिए ये जो परिवृत्त है, ठीक है, तो इसकी ये क्या हो गई? रेडियस। अब देखिए ये उसकी त्रिज्या निकल आई। अब इसी का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। अब इसका त्रिभुज का मतलब सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिए, πr²। तो πr² जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? पाई की जगह 22/7 रख दीजिए। यहाँ पर 21/3 × 21/3। यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, 22/7 × 21/√3 × 21/√3, ठीक है। ये काटिए, 3 7 21, ये दोनों मिलकर 3 हो जाएंगे, ये भी कट गया। 22 × 21 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा देखिए 22 कम 22, 22 44, 44 2, ये हो जाएगा 86। तो कितना हो जाएगा? 462। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है रोजाना 3 घंटे रोजाना तो है 3 घंटे अध्ययन कर एक छात्र जो है 20 घंटे में मतलब रोजाना 3 घंटे अध्ययन कर एक छात्र अपना सबक 20 दिन में सीखता है। अगर वो रोज़ 4 घंटे अध्ययन करता है तो सबक कितने दिन में सीखेगा? 3 घंटे 20 दिन पढ़ता है तो 60 घंटे ही तो पढ़ा उसने। अगर वो 4 घंटा रोज़ पढ़ने लगेगा तो कितना? 15 दिन में सीख लेगा सबक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 दिन। बढ़ते नेक्स्ट है, अगर जो है लागत मूल्य जो है बिक्री मूल्य का 70% है तो अनुमानित लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए बिक्री मूल्य का 70% है, 70% है बिक्री मूल्य का, और बिक्री कितनी है? 100 है। तो ये कितना हो गया? प्रतिशत लाभ बताना है, कितना लाभ हो रहा है? 30 का लाभ हो रहा है। कितने में? 70 में, सॉरी 300 नहीं, 30 का। कितने में? 70 में। यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 300/7। इसको आप लोग निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 750 आएगा, सॉरी 750 कह रहे हैं,
इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का 42%, यानी कि जब आप उसको 300/7 करेंगे तो 42 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा, लगभग 85 पॉइंट के लगभग। तो इसको 42 मान लीजिए आप लोग, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है जो एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार करती है। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ट्रेन की लंबाई का फार्मूला लगा दीजिए। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई जो है उसकी चाल हो जाएगी, चाल गुणे समय। लंबाई मतलब वो दूरी हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। तो चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समय अब इसको जो है मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। समय कितना है, 18। अब इसको आप लोग काट दीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा, 72 गुणे 5 बराबर 360। तो 360 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई आप लोग x मान लीजिए। तो पूरी दूरी कितनी हो गई, x + 360, ठीक है, अपॉन 30। तो ये कितना आ जाएगा, पूरा जब आप लोग करेंगे तो 240 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 240। इस चूँकि अब बैटरी फ़ोन की थोड़ा चली गई जल्दी, आप लोगों को जल्दी 2 सवाल बता देते हैं। कितना आ जाएगा इसका, सी। बढ़ते नेक्स्ट है 120 नंबर को भी आप लोग हल कर लीजिए। ये भी जो है चाल दूरी का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों का आएगा 240, इसका भी आएगा, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, 720 आएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे रीजनिंग का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट भाग है भाग 4। इसमें हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इससे पहले के 3 भागों हम लोगों ने कर लिया। अब भाग 4 में रीजनिंग पढ़ेंगे। देखिए रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है कि ये यहाँ पे आप लोगों को सिंबल बदलने हैं। जैसे भाग की जगह पे प्लस लगाना है, माइनस की जगह पे भाग का, ठीक है, गुणे की जगह पे माइनस का। तो ये सिंपल होता है ये वाला क्वेश्चन, आप लोगों को अच्छे से आता होगा। यहाँ पे बॉड मास का रूल लगा दीजिएगा यहाँ पे बदल कर, तो इसका आंसर आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 0 आएगा। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है अंजू प्रीति से छोटी है। तो यहाँ पर देख लेना, सबसे पहले यहाँ पे पूछा क्या गया है। तो यहाँ पे पूछा श्रीधर की उम्र के ही बराबर है, अतः श्रीधर, यहाँ श्रीधर के बारे में देखिए पूछा गया है। तो यहाँ पर श्रीधर को फोकस करिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अंजू जो है प्रीति से बड़ी है, अंजू प्रीति से छोटी है, ठीक है। अंजू छोटी है किससे, प्रीति से। नेक्स्ट है मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं। मोहन और जयंत ये दोनों बड़े हैं किससे, प्रीति से। नेक्स्ट है परंतु सुधा से छोटे हैं। परंतु ये दोनों जो है इनसे भी बड़ी हैं, कौन, सुधा, ठीक है, सुधा। SU लिख लीजिए यहाँ पर। जो श्रीधर की उम्र के बराबर हैं, इसी के बराबर कौन है, श्रीधर, ठीक है, सुधा की उम्र के बराबर। जो किसके लिए यूज हुआ ये जो, तो पास वाले के लिए होता है, जो सुधा के लिए, ठीक है। तो जो मतलब श्रीधर के बराबर है कौन, सुधा। तो अब देखिए इसमें श्रीधर क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला उठाकर यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, कि अंजू प्रीति से छोटी है। अब हो गया कि श्रीधर क्या है, तो ऑप्शन है अंजू से बड़ा है। अंजू ये है तो श्रीधर जाहिर सी बात है बड़ा है। नेक्स्ट अंजू से छोटा है, तो अंजू से छोटा तो नहीं है। मोहन से छोटा है, मोहन से भी छोटा नहीं है, देखिए मोहन से भी बड़ा है। प्रीति से छोटा है, प्रीति से भी बड़ा है, देखो। तो ये तीनों गलत हो गए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते नेक्स्ट है, इसमें आपको पहचानना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरना है। देखिए ये सिंपल है, 6 1 7, ठीक है, 4 2 6, यहाँ पे जोड़ना है बस, 7 5 12। राइट आंसर 12 हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में सार्थक शब्दों के क्रम को दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा चाबी आएगा, फिर चाबी को कहाँ लगाएंगे, ताले में। ताले के बाद हम लोग दरवाजे को खोलेंगे, फिर हम लोग कक्ष में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले आएगा चाबी, फिर ताला, फिर दरवाज़ा, फिर कक्ष। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, देखिए सी इज राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें क्या करना है, देखिए ये श्रृंखला दी हुई है आप लोगों को, इसमें ये फिल इन द ब्लैंक इसमें भी पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है। देखिए आप लोग यहाँ पे क्या है, 8 का स्क्वायर करके 2 से भाग करिए, तो कितना हो जाएगा, 88 64, 64 में 2 से भाग लगाएंगे तो 32 आएगा। तो ये 32 लिखा हुआ है। इसी प्रकार 6 में 6 के स्क्वायर में 2 का भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 36, और 36 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों को, 18, ठीक है। तो इसका 18 आंसर हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक बनना है, क्वेश्चन मार्क की जगह। देखिए ये इन दोनों का जो संबंध इन दोनों का है वही संबंध इनका होगा। तो देखिए गुलामी और स्वतंत्रता का क्या संबंध है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसी प्रकार अधम का अपोजिट क्या होता है, तो अधम का अपोजिट उदार होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। बढ़ते नेक्स्ट है, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इसमें से पहचानना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें आप लोगों को ये पहचानना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। मतलब 95 15 185 30 में, या फिर ये मतलब 4 विकल्प दिए हैं, इसमें आप लोगों को पहचानना है कौन सा गलत। देखिए इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे 15 है,
15 में आप लोग 6 का गुणा करिए प्लस 5 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 95। इसी प्रकार जब आप लोग 30 में 6 का गुणा करिए प्लस 5 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 180। इसी प्रकार आप लोग 50 में 6 का गुणा करिए और प्लस 5 कर दीजिए तो 305 आ जाएगा। इसी प्रकार अब आप लोग 25 में 6 का गुणा करिए प्लस 5 करिए तो कितना होता है 25 6 का 150 5 155। तो मगर यहाँ पे 160 लिखा है तो यही वाली वैल्यू गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें जो है 160 और 25 जिसमें लिखा है वो असंगत है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा चित्र पूरा कर रहा है देखिए इस डायग्राम को। तो यहाँ पर हम लोग सी वाला अगर लगा देंगे तो ये डायग्राम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए पी क्यू आर एक लंबी कतार में खड़े हैं। यहाँ पे देखना है कि कथन एक ए और 2 में कथन दिए गए। आपको तय करना है कि कथनों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त जानकारियाँ हैं या नहीं, ये देखना है। देखिए यहाँ पर 2 कथन है, ये 3 कथन है जो ये सवाल है। ठीक है, और ये 2 कथन है, इनमें देखना है कि पर्याप्त जानकारी है या नहीं है इस कथन का जवाब देने के लिए, सवाल का जवाब देने के लिए। देखो पी क्यू आर एक लंबी कतार में खड़े हैं, कतार में कितने लोग हैं ये पूछा गया है आपसे। तो पी क्यू आर 3 लोग हैं जो लंबी कतार में खड़े हैं, इसका मतलब कतार में और भी लोग हैं, यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग नहीं हैं। तो अब देख लेते हैं इसके कथन क्या कह रहे हैं। कथन कह रहे हैं कि पी के पीछे 2 व्यक्ति हैं, पी यहाँ पे मान लीजिए, इनके पीछे 2 व्यक्ति मान लीजिए आप लोग। फिर कह रहा है कि क्यू मतलब पी के पीछे 2 व्यक्ति हैं, क्यू कतार में बीच में है। तो यहाँ पर आप लोग कहीं क्यू मान लीजिए, क्यू अगर यहीं पे मान लो तो पी के पीछे 2 व्यक्ति हो गए। ठीक है, क्यू कतार के बीच में। उसके बाद कह रहा है कि क्यू और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर आप लोग आर मान लीजिए, सॉरी एक व्यक्ति को यहाँ पे बैठा दीजिए, यहाँ पे आर मान लीजिए। क्यू और आर के बीच 1 2 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, इसको साफ साफ बना लेते हैं, क्यू यहाँ पे पी यहाँ पे आर। अब कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी कतार के बीच में क्यू और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, ये भी ठीक है। क्यू और आर के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, केवल 4 व्यक्ति आर के पीछे हैं, तो केवल 4 व्यक्ति ही 1 2 3 4 आर के पीछे हैं। यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है पी के पीछे 2 व्यक्ति हैं और क्यू कतार के बीच में। तो ये तो सारा यहाँ से अगर इसको आप लोग अभी ना पढ़ें तो ये तीनों चीज़ें कंफर्म हो गई, ये फॉलो कर रहा है ये। मगर अगर क्यू को अगर बीच में रखना है तो यहाँ पर आप लोग जितने व्यक्ति इधर बैठे हैं क्यू के उतने ही इधर आप लोग बैठा दीजिए। क्योंकि इधर कितने हैं 1 2 एक यहाँ पे 3 एक ये 4, तो 4 इधर आप लोग कर दीजिए 1 2 3 4। तो 4 ये हो गए और 4 ये हो गए 8 और एक स्वयं क्यू 9 लोग हैं। तो अब देखिए इसमें आंसर क्या कह रहा है कि कथन जो है कथन सेकंड दिए गए तथ्य या कथन सेकंड जो है दिए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। तो कथन सेकंड ये पर्याप्त नहीं है, इसमें दोनों पर्याप्त हैं, मतलब दोनों का यूज हुआ है। दोनों कथन के तथ्य मिलाकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ये गलत है, पर्याप्त है। तो पर्याप्त वाला क्या है इसमें सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देखिए कहेगा कौन सा तर्क मजबूत है, ये देखना है। तो अंग्रेजी भाषा को देश भर में स्कूली स्तर पर अनिवार्य बना देना चाहिए, तो ये कथन है। अब इस पे तर्क दिए गए हैं, आप लोगों को देखना है इस कथन के आधार पे कौन सा तर्क मजबूत है। लिखा है नहीं, छात्रों को किसी भी भाषा को सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या ये कथन इसके हिसाब से मजबूत है कि नहीं? तो यहाँ पर अनिवार्य बनाने की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ यह राष्ट्रीय भाषा है इसलिए मतलब हर किसी को इसे सीखना चाहिए, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें बुक में यही वाला आंसर दे रहे हैं, तो ये आप लोग मान सकते हैं इसका सी आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है दिए गए विकल्प में पानी में सही छवि को चुनिए। तो पानी में इसमें वाटर प्रतिबिंब भी चुनना है, कौन सा होगा। देखिए वाटर प्रतिबिंब में एक ये नीचे को हो जाएगा। ठीक है, वाटर जल तो नीचे होता है, तो ये वाटर ये देखिए ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब इसमें देखिए ये एरो भी नीचे को हो जाएगा, इसमें एरो ऊपर को, ये भी हटा दीजिए। अब ये 2 बचे। अब इसमें देखिए जो सर्किल है, सर्किल इसमें आप लोगों को जो 2 ऐसे करके दिख रहे हैं एरो। ठीक है, जब इसको वाटर में देखेंगे तो आप लोग तो ये ऐसे दिखेंगे। ठीक है, तो इस जो एरो इसमें ऐसे हैं, तो देखिए बी नंबर में है, बाकी ए में तो सेम है, तो ये नहीं होगा, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट है, यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक बनना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हुआ है, इसमें ये 7 कैसे, अगर 7 को बनाए तो कैसे बनाएंगे। पहले हम लोग 2 का क्यूब करेंगे, फिर -1, तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 2 का क्यूब 8 और -1 7 बचा। अब 10 को कैसे बनाएंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 कर देंगे, तो 3 3 9 1 10। अब क्या करेंगे देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे और -1 कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग
यहाँ पर 2 3 5, यहाँ पर सारी अभाज्य संख्याएं लेनी है तो हम 7 ले लेंगे। तो यहाँ पर ये वाली संख्या आएगी 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 प्लस 1 50, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 50 इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देख लेते हैं आगे संख्या कैसे होगी। तो अब देखिए नेक्स्ट अभाज्य संख्या का होगी 9, लेकिन अब ये वाली संख्या चलेगी 9 का क्यूब -1। ठीक है, तो एक संख्या चल रही है इसमें अजीब सी, उसको आप लोगों को पहचानना है। राइट आंसर इसका 50 हो जाएगा, डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में कितने 6 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 5 लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है। देखिए 6 को पूछा गया, ये 6 है, इसके ठीक पहले 5 है लेकिन बाद में 7 भी है, तो ये नहीं होगा। एक ये 6 है जिसके ठीक पहले 5 है बाद में 7 नहीं है, तो ये हो गया। एक ये 6 है लेकिन इसके 5 पहले 5 नहीं है। एक ये 6 है, इसके भी 5 पहले लेकिन बाद में 7 नहीं, ये भी सही हो गया। तो ये 2 श्रृंखलाएँ हो गई। ठीक है, 5 6 4 एक श्रृंखला है, एक श्रृंखला है 5 6 8। देखिए इनके बीच लास्ट में 8 नहीं है लेकिन पहले सॉरी लास्ट में 7 नहीं है लेकिन पहले 5 है, यही पूछा गया है। एक ये श्रृंखला देखिए मगर इसमें लास्ट में 7 है पहले 5 है, तो ये नहीं बनेगी चूँकि तो शर्त ही दे रखी है क्वेश्चन में। तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। बढ़ते नेक्स्ट है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक कक्षा में जो है स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है। ठीक है, ये कक्षा में पूरे विद्यार्थी हैं, यहाँ पे मान लीजिए ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 6ठा स्थान है। तो यही वाला स्थान जो है नीचे से कौन सा है, 6ठा स्थान है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, देखिए यही स्थान जो है 2 बार गिन लिया गया है। तो इन दोनों को जोड़ के ये जो 2 बार काउंटिंग हुई है इसको घटा देना है। ठीक है, तो ये समीकरण बन जाएगा 16 6 22 में 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 21। राइट आंसर 21 हो जाएगा इसका सी। बढ़ते नेक्स्ट देखिए ये कागज़ है, इसको अगर फोल्ड करके काटेंगे इस तरह, अगर ये एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे फिर इसको यहाँ से ऐसे काटेंगे तो क्या होगा, जब ये देखो ये यहाँ से खुलेगा तो एक आकृति यहाँ जाएगी, फिर ये जब ऊपर को खुल जाएगा तो ये नीचे को हो जाएंगे 2 ठो इधर। ठीक है, तो कौन सी बनेगी, ये वाला बनेगा। ठीक है, बी नंबर। बढ़ते नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इनपुट आउटपुट का ये वाला क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी ये वाला काफ़ी लेंदी होता है, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों को नहीं बना पाते हैं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर हम टेलीग्राम पे इनका आंसर आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 136 नंबर का आंसर है, सी नंबर है इसका आंसर। 3 चरण होंगे जो भी पूछा गया इसमें, और 137 नंबर में डी नंबर है इसका आंसर। ठीक है, और 138 में जो भी पूछा गया है आप लोग पढ़ के अच्छे से इसको करिएगा। ये हर एक सेट में ये इस टाइप का एक क्वेश्चन मिला है हम लोगों को। तो जो भी आप लोग जहाँ भी पढ़े हों रीजनिंग, तो वहाँ से आप लोग अच्छे से उसको एक बार समझ लीजिए या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए एक बार अच्छे से, तो ये समझ में आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, ये देखिए यहाँ पर भी सिंबल बदलने का क्वेश्चन है। ठीक है, भाग की जगह पर यहाँ पर डॉलर और प्लस की जगह पर @ ठीक है के रूप में कूटीबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी चिन्ह बदलने वाला है, तो इसको आप लोग कर लीजिए। तो ये भी सिंपल है, इसमें कितना आ जाएगा आंसर आप लोगों का, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आप लोगों को निकल के जो है 4 आएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है गूगल, फेसबुक, यूट्यूब के बीच संबंध कौन दर्शाता है। तो देखिए गूगल की ही कंपनी है फिर यूट्यूब। ठीक है, तो गूगल और यूट्यूब, गूगल एक बड़ी कंपनी है, उसके छोटा सा भाग है एक यूट्यूब, तो ये हो गया, और फेसबुक जो अलग हो गया तो ये हो गया, तो ये बनेगा। ठीक है, कौन सा नंबर, ए नंबर बनेगा। बढ़ते नेक्स्ट है एक घड़ी 4 बजे, एक घड़ी जो है 4 बजे जो समय दर्शा रही है, घंटे की सुई जो है 90 अंश घूमने के बाद क्या समय होगा। देखिए कह रहा है कि एक घड़ी, ये वॉच है, 4 बजे हैं तो 4 यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 हो गया। मान लीजिए एक वॉच है जिसमें 4 बजे हैं। ठीक है, एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 90 अंश घूमने के बाद समय क्या होगा, तो 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर जब ये 4 से 5 तक आता है तो कितना हो जाता है, यहाँ पर जब आप मतलब यहाँ से तो कितना होता है 2 अंकों के बीच, तो 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री ये 60 और 30 ये, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आने तक 7 बज जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 7 बज जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट है यहाँ पर ठीक है प्रोबेशनरी वर्ड है। यहाँ पर प्रोबेशनरी के बारे में क्या पूछा गया है कि विषम स्थानों पूछा, ये शब्द जो है शब्द के विषम स्थानों के अक्षरों से 3 या अधिक अक्षरों के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर विषम स्थान देख लीजिए, विषम स्थान कौन सा होगा, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, मतलब
यहाँ पे विषम स्थानों के पहले शब्द निकाल लेते हैं। तो आर हो जाएगा, बी हो जाएगा, टी हो जाएगा, यहाँ से ओ हो जाएगा और ए हो जाएगा और वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पूछ रहा है कि आप कितने शब्द बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला इसका बन जाएगा पोनियर, एक वर्ड बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पर सम निकाल लिए हम लोगों ने शायद। विषम निकालना है, एक से शुरू करना है। तो पी आ जाएगा पहले, फिर ओ आएगा, फिर एक छोड़ के पाँचवा वर्ड आएगा ए, फिर सातवां वर्ड आई, फिर नवा वर्ड मतलब एन, फिर 11वां वर्ड 11। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो वर्ड यही हो गया पोइनरी। ठीक है, पूछा क्या गया है, एक सेकंड, पूछा क्या गया है, कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो एक हो गया पोइनर। ठीक है, फिर और भी वर्ड बनाए जा सकते हैं इससे, जैसे कि पिन बन जाएगा PIN, पिन हो जाएगा। एक हो जाएगा निप, हो जाएगा NIP। तो एक हो जाएगा नॉर, हो जाएगा NOR, नाइदर नॉर वाला। तो इस तरह बहुत बन सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग आंसर क्या आ जाएगा, इसमें 4 से अधिक वर्ड आ जाएंगे इसके। बढ़ते नेक्स्ट हो जाएगा, एक लड़की की तरफ इशारा करके नेत्रा ने कहा कि वो मेरी दादी की इकलौती संतान की बेटी है। ठीक है, वो मेरी, नेत्रा ने क्या कहा कि वो मेरी दादी की इकलौती संतान की बेटी है। तो उस लड़की का नेत्रा से क्या रिश्ता है, तो ये यहाँ पर पूछा गया है, नेत्रा से लड़की का रिश्ता पूछा गया है। ठीक, देखिए यहाँ पर आप लोग ऐसे करिए, देखिए कह रहा है कि नेत्रा कह रही है कि वो मेरी दादी की, वो मतलब यहाँ पे आप लोग लड़की बना लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग अभी अलग रखिए। अब यहाँ से नेत्रा स्टार्ट होता है, यहाँ पे मेरी दादी, यानी कि ये नेत्रा हो गई, नेत्रा के पिताजी हो गई है, प्लस में नेत्रा माइनस चूँकि फीमेल है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस में हम लोग मेल फीमेल को डोनेट कर मतलब वो सिंबॉलिक रूप से यूज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हो गया, नेत्रा की दादी बनाना है, तो नेत्रा के पिताजी, पिताजी की मम्मी होगी तो वो नेत्रा की दादी हो गई। तो कह रहे कि वो जो है मेरी दादी की इकलौती संतान की बेटी है। तो वो इकलौती संतान कौन हो गए, तो नेत्रा के पिताजी, इन्हीं की बेटी, मतलब एक तो नेत्रा हो गई, उसकी बेटी कौन है, एक बेटी और है, यानी कि एक लड़की है, वो भी उनकी बेटी है। तो ये दोनों क्या हुई, ये दोनों बहनें हुई। ठीक है, आपस में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा है कि उस लड़की से नेत्रा का क्या रिश्ता है, तो बहन है वो। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जो है, रोशन पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चला। देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये ऊपर नॉर्थ होता है, साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो ठीक है, हिंदी में ये पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो देखिए यहाँ पर रोशन है, रोशन जो है पूर्व की ओर कितना गया, 15 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि राइट हैंड पे घूमा। राइट हैंड मतलब क्लॉकवाइज, जब भी राइट आए तो क्लॉकवाइज, अगर वामावर्त आए तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दाएं मतलब क्लॉकवाइज और बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो दाएं की बात हो रही है दक्षिणावर्त, तो 90 डिग्री घूमा। 90 मतलब देखिए पूरा ऐसे हो जाएगा 90 डिग्री नीचे को। ठीक है, क्योंकि ये दक्षिणावर्त घूम रहा है क्लॉकवाइज। फिर 8 किलोमीटर चला, इधर चला 8 किलोमीटर। उसके बाद प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी, प्रारंभिक बिंदु से सबसे कम दूरी कितनी है, तो सबसे कम दूरी यही होगी, सीधा सीधा नाप दें। तो यहाँ पे आप लोग क्या पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगा दीजिएगा। ये कण हो जाएगा, ये कण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, तो ये मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप लोग इसको ABC। तो AC निकालना है, तो AC स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का होता है 64। ठीक है, ये दोनों मिला के कितना हो गया, 225 और 64। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 289। ठीक है, यहाँ पे 15, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा। तो 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये होता है 17 का। ठीक है, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, राइट आंसर 17। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, एक कूट भाषा में जो है एटीट्यूड को ये कहा गया है। फिर उसके उसी कूट भाषा में, ठीक है, बैचलर को क्या कहा जाएगा। तो देखिए इसमें जिस प्रकार इनसे संबंध है, तो उसी प्रकार इसको भी आप लोगों को बनाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब आप लोग A से B में आएंगे तो क्या हो रहा है +1। फिर जब T से R में आएंगे तो क्या हो रहा है -2 हो रहा है। ठीक है, RST, क्योंकि R 18 पे आता है, T 20 पे आता है। फिर जब आप लोग T से फिर W पे, इस T से फिर जब आप लोग W पे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस T से W पे आने पे +3 हो रहा है। फिर जब इससे आएंगे तो -4 हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टार्ट क्या हुआ है, प्लस से हुआ है, तो +1, फिर -2, फिर +3, -4, +5,
-6 इस प्रकार की श्रृंखला है। तो आप लोग जब इसी प्रकार कोई बैचलर्स को आप लोग लगाइएगा तो जैसे इसमें +1 करना है तो ए आ जाएगा, सॉरी सी आ जाएगा। फिर इसमें आप लोगों को -2 करना है ए में 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा जेड वाई एक्स वाई जेड, तो वाई आ जाएगा, ठीक है 25 नंबर। फिर उसके बाद इसमें आप लोगों को फिर 3 जोड़ने हैं सी में 3 जोड़िए एफ आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एच में 4 घटा दीजिए, एच 8 नंबर पे होता है, 4 घटाइए तो डी आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा सी वाई एफ डी, तो सी वाई एफ डी किसमें, इसमें भी है। इसके बाद और आगे श्रृंखला आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर आप लोगों का ए नंबर आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए नीचे दिए गए सवाल में एक कथन के बाद 2 मतलब पूर्वानुमान दिए गए हैं, ठीक है। आपको कथन में सब कुछ सच मानना है और फिर दोनों पूर्वानुमान पर विचार करना है और तय करना है कि तार्किक रूप से कौन सा संदेश से परे यानी कि कौन सा एकदम सही है। यहाँ पे पूर्वानुमान के हिसाब से ये क्वेश्चन हल करना है। देखिए पूर्वानुमान तर्क, देखिए पूर्वानुमान में आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ठीक है। और तर्क में जो मतलब सेंटेंस होगा स्टेटमेंट, उसी के जो तर्क निकलेगा वो सिर्फ वही बातें होंगी। पूर्वानुमान में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा है कि हमें पूरे विश्व समुदाय से मौत की सज़ा को ख़त्म कर देने की ज़रूरत है। तो इससे आप लोग क्या पूर्वानुमान लगा सकते हैं। देखिए पूर्वानुमान है कि किसी राज्य को अपने नागरिकों को मौत की सज़ा देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो क्या इसको कथन के हिसाब से पूर्वानुमान लग रहा है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसीलिए इसमें यहाँ पर उसको पूरे विश्व समुदाय से ख़त्म करने की बात हो रही है, तो ये सही है। केवल मौत की सज़ा ही अपराध दर कम कर सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो कम होने की बात कर रही है, तो ये तो गलत हो गया। तो केवल एक धारणा सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देखिए उस विकल्प का चयन करें जो बाकी दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। समाचार पत्र, ठीक है, ट्रिगर, गोली या रिकॉइल। तो ये सब क्या है, गोली, ट्रिगर और रिकॉइल, ठीक है। तो ये सभी बंदूक से संबंधित है, लेकिन समाचार पत्र तो मीडिया का एक रूप है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका ए नंबर। बढ़ते नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न में दो कथन है, इन दोनों से मिलाकर मतलब दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न जो है 2 कथन से मिलाकर बना है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को फेयर का कोड बताना है क्या है। तो यहाँ पर ये आप लोगों ने काफ़ी बार इसको किया होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से मैच कर रहे हैं। देखिए फेयर का कोड पूछा गया है, फेयर ये, तो इन दोनों में से कोई कॉमन है, इसमें का कॉमन है का, तो इसमें भी का कॉमन है, इसमें फेयर कॉमन है, इसमें फेयर कॉमन है, तो फेयर का कोड क्या हो गया का, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर तो दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों कथन मिलाकर ही हम बता पाएँ कि फेयर का कोड का होता है। तो यहाँ पर जिसमें दोनों होगा वही है, दोनों पर्याप्त नहीं तो ये गलत हो जाएगा, इसमें भी पर्याप्त नहीं तो ये भी गलत हो गया। दोनों मिलाकर मतलब कथन 1 2 मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो ये सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों को संबंध देखना है, जो संबंध इसका इससे वही संबंध होगा। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं QPO और क्या है यहाँ पे RST। तो देखिए यहाँ पे क्या है +1 है, यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये 16 पे आता है, या 19 पे आता है, तो यहाँ पे +3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये 15 पे आता है, T 20 पे आता है, यहाँ पे +5 हो रहा है। तो पहले में +1 हो रहा है, दूसरे में +3 हो रहा है, तीसरे में +5 हो रहा है। इसको आप लोग करिएगा तो ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है, ठीक है, सीक्वेंस। उसमें आप लोगों को जो है जो लुप्त पद देखना है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या है कि देखिए जब ए से डी में आप लोग जाएंगे तो क्या हो रहा है +3, फिर डी से जी में +3, यानी कि डी 4 होता है, जी 7 होता है, और फिर जे होता है 10 होता है। तो सब में +3 हो रहा है, तो यहाँ +3 हो जाएगा। जे 10 पे होता है और +3 करोगे 13 में क्या होता है, तो 13 में एम होता है, ठीक है। तो या तो फिर ये सही है या ये सही है, देखो ये 1 हो गया। अब और देख लीजिए यहाँ पर एन के बाद जब आप लोग क्यू में जाएंगे तो +3 यहाँ भी हो रहा है। तो डब्ल्यू के बाद डब्ल्यू में जब +3 करेंगे तो जेड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर MZ, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ठीक है, यहाँ पर ये कथन दिया गया है और पूर्वानुमान वाला क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। कथन को सब कुछ सच मानकर फिर दोनों पूर्वानुमानों पर विचार करें और निर्णय लें। बस यहाँ पर करना क्या है, कथन को आप लोगों को सच मानना है, चाहे वो वास्तविकता में सच होता हो या ना हो, पर यहाँ पे जो दिया गया है वही सच मानना है और फिर पूर्वानुमानों के हिसाब से मतलब विचार करना है। क्वेश्चन है
पेटा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पेटा क्या है? पेटा देखिए, जो जीव जंतु होते हैं, पशु होते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया ये, उनके अधिकार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। तो पेटा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जानवरों को सताए जाने के विरोध करता है। तो बिल्कुल सही है, मतलब ये तो कथन हो गया। कारण देखिए, पेटा सभी सदस्य जानवरों से प्यार नहीं करते। पेटा के सभी सदस्य जानवरों से प्यार नहीं करते, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि पेटा में वही सदस्य ही मतलब भाग ही लेते हैं जो जानवरों से ज़्यादातर मतलब जानवर के प्रति उनका प्यार होता है, ठीक है, जो जानवर प्रेमी होते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा, पेटा के अनुसार जानवरों को केवल भोजन के लिए मारा जा सकता है। तो ये भी गलत है, नहीं मारा जा सकता पेटा के अनुसार, ठीक है। इसमें पूर्वानुमान लगाना है आप लोगों को, तो ये नहीं मारा जा सकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें देखिए कोई भी कथन अंतर्निहित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ए दो दोनों अंतर्निहित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी आप लोगों को क्या पहचानना है, बैड को कैसे लिखा जाएगा ये देखना है। बैड को देखिए लिखा है ड्रिंकिंग इज हार्मफुल, तो इसका ये हो गया कोड, ठीक है। क्यूट ड्रिंकिंग हैबिट, तो इसका कोड ये हो गया। और बैड हार्मफुल का हैबिट का कोड ये हो गया। यहाँ पे बैड को देखना है, तो बैड देखिए यहाँ पर है, और बैड किस में है? और बैड है कहीं पर? तो और तो नहीं है, मगर यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ड्रिंकिंग है, यहाँ पर ड्रिंकिंग है। इसमें क्या क्या कॉमन है? इसमें जो है आप लोगों को ये बीओजे बोझ कॉमन है, तो ये हट जाएगा, ये ड्रिंकिंग का हो गया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में हार्मफुल है, तीसरे में हार्मफुल है, तो इसमें देखिए फर्स्ट और तीसरे में क्या कॉमन है? तो इसमें क्या कॉमन है? तीसरा कहाँ गया? ये, तो इसमें SIP कॉमन है, सिप, ठीक है। तो ये हट गया, तो ये हार्मफुल का हो गया। अब देखिए यहाँ पे हैबिट है, सेकंड में हैबिट है और थर्ड में हैबिट है, तो सेकंड थर्ड में क्या कॉमन है? तो सेकंड थर्ड में कॉमन है आपको SAV सेव, तो ठीक है। अब बचा क्या? बैड का ये बच गया कैट, ठीक है। तो बैड का क्या हो जाएगा? कैट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते नेक्स्ट, एक ए और बी, ठीक है, दो मतलब ए और बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ किया। ए कहीं पे जा रहे हैं, दोनों विपरीत दिशाओं में जाएंगे। दोनों 5 किलोमीटर चल के अपने अपने दाएं ओर मुड़ गए। देखिए ये 5 किलोमीटर गया, ये ए है मान लीजिए, ये बी है, ये 5-5 किलोमीटर गया, बी इधर को गया, ए इधर को गया 5-5 किलोमीटर। दोनों कह रहा है दाएं ओर मुड़ गए। कहाँ? दाएं। दाएं मतलब क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज घूमा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऊपर चला जाएगा क्लॉक, क्योंकि वॉच कैसे चलती है? तो वॉच ऐसे चलती है ना, ठीक है, क्लॉकवाइज। अब देखिए दोनों घूमे दाएं ओर, और 7 किलोमीटर चलने के बाद वो फिर दाएं ओर मुड़ गए। अब दोनों 7-7 किलोमीटर गए, फिर दाएं ओर मतलब फिर क्लॉकवाइज घूमे, इधर को घूमे, और 5 किलोमीटर चले, इधर को घूमे, फिर 5 किलोमीटर चले, इधर को घूमे, 5 किलोमीटर चले। अब देखिए 5 ये भी है, 5 ये भी है, 5 ये भी है, 5 ये भी है, तो लमसम ये बराबर आ गए प्रारंभिक बिंदु के सामने। पूछा क्या गया है कि परिणाम स्वरूप दोनों के बीच की अब दूरी कितनी है? तो देखिए ये 7 किलोमीटर ये दूरी हो गई, और 7 किलोमीटर ये, चूँकि ये 5-5 है तो ये भी 7-7 हो गई, 7-7 14 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। ये दूरी कितनी हो गई? 14 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 14 किलोमीटर। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों से आप क्या अनुमान निकालेंगे? देखिए कथन दिया है कि मैंने बहुत से पौधों की जड़ों का परीक्षण किया है, ठीक है, और देखा गया है कि इन सभी पौधों की जड़ें जो है नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो ऑप्शन है मैं एक वनस्पति शास्त्री हूँ, या फिर कुछ पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, तो ये गलत है। यहाँ पर सभी तो उसी में दे रखा है, तो ये गलत हो गया, ये अलग गलत हो गया। पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, तो ये सही है, इसमें शोध में पाया यही गया है। नेक्स्ट, अधिकांश पौधों की जड़ें जो है नीचे की ओर बढ़ती हैं, तो यहाँ पर देखिए सभी पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, यहाँ पर शोध में यही पाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, 155 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट देखो, दिए गए कथन को और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए तर्क 1 और 2 को पढ़ें और दिए गए तर्कों पर विचार करें और निर्धारित करें कि उनमें से कौन सा तर्क मजबूत है। अब देखिए यहाँ पर तर्क, यहाँ पे आप लोगों को अपना तर्क लगाना है, ठीक है, ठीक है। क्या विजयंत का प्रबंधन जो है प्रशिक्षु के रूप में लिमिटेड में सम्मिलित होना चाहिए? सॉरी, यहाँ पर ये प्रश्न है, कथन देख लेते हैं। कथन यही है, प्रश्न यही है, कथन नीचे अब देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि क्या विजयंत का प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में, ये पोस्ट है, प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में लिमिटेड में सम्मिलित होना चाहिए? तो कथन है हाँ, विजयंत को तुरंत नौकरी की ज़रूरत है और यह उसकी योग्यता और अनुभव के अनुसार सबसे अच्छा काम है। तो तुरंत नौकरी की ज़रूरत है, तो ऐसा कहीं कुछ है इसमें? ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, इस काम के लिए अधिक यात्रा करनी होती है, तो ऐसा भी नहीं है कि विजयंत यात्रा नहीं कर सकता। तो इसमें कोई भी तर्क इसका भी मजबूत नहीं है, ठीक है।
56 नंबर में इसमें क्या आ जाएगा? बी। इसमें कोई भी तर्क मौजूद नहीं है, यानी कि सी इसका हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को सत्य माने और भले ही वे समान रूप से जो है तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। तो देखिए यहाँ पर इसको कथन को सत्य मानना है, वो चाहे जैसा कथन हो, ठीक है कि चार्ली चैपलिन ने जितने भी फिल्मों में अभिनय किया है सब मूक फिल्में हैं, ठीक है। चार्ली चैपलिन को आप लोग जानते होंगे, मूक फिल्में करते थे, सबसे पहले यही थे, ठीक है। उनके कुछ फिल्म जो हैं MGM द्वारा बनाए गए हैं। तो अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष है कि MGM केवल फिल्म बनाती है। तो यहाँ पे केवल फिल्म बनाती है MGM, ऐसा कुछ कथन में है नहीं। नेक्स्ट है, चार्ली चैपलिन ने MGM द्वारा बनाए गए कुछ मूक फिल्मों में अभिनय किया है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि MGM द्वारा कुछ फिल्में बनाई गई हैं जिसमें चार्ली चैपलिन को लिया गया था, ठीक है। इसमें कथन में ये पता चल रहा है। नेक्स्ट है, MGM ने चार्ली चैपलिन के साथ बोलने वाली फिल्में की हैं। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सारी मूक फिल्में खुद ही चार्ली चैपलिन ने बनाई है, ये भी कथन में है। सभी मूक फिल्में जिनमें चार्ली चैपलिन ने अभिनय किया है और MGM द्वारा बनाए गए हैं। तो MGM द्वारा कथन में ये है कि कुछ फिल्में बनाई गई हैं, सभी नहीं बनाई गई हैं, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी वाला, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। बी मतलब दूसरा कथन जो है अनुसरण करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते नेक्स्ट है, कपिल और धर्मा क्लब में मतलब दो पासों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने पासों को निर्धारित चित्र के अनुसार मतलब फर्श पर घुमाया। तो यक्ष बिंदु के विपरीत छोर पर मौजूद बिंदुओं की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो यक्ष देखिए लिखा है, यक्ष जो है 4 बिंदुओं के विपरीत संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे 4 का विपरीत पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 2 फलक समान जिसमें होते हैं वो रूल लगा देना है। 2 फलक समान हैं किसमें? इसमें 5 और 1, 5 और 1। तो जो फलक नहीं दिखता है, मान लीजिए 4, तो उसी का विपरीत होता है क्या? जो फलक दिखता है मतलब तो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो इसमें 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आप लोग बोर्ड माउस का रूल लगा देना, चिन्ह बदल करके, ठीक है। ये भी आंसर इजी है, आ जाएगा यहाँ पर आप लोगों के लिए। आंसर 131 आएगा इसका, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक बनना है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप लोग ए में 3 जोड़िए, डी हो जाएगा 3 जोड़िए, और डी के बाद आई किस में आता है? आई 9 नंबर में आता है। तो आप लोग 5 जोड़ दीजिए, 5। तो इसमें डी कितना होता है? 4। फिर इसमें 3 जोड़िए, नहीं यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये ऐसे बनेगा। देखिए डी में 3 जोड़िए, ए में 3 जोड़िए, डी आएगा, फिर डी में 3 जोड़िए तो जी आ जाएगा। इसी प्रकार डी में 5 जोड़िए तो आई आएगा, आई में 5 जोड़िए तो एन आ जाएगा। इसी प्रकार आई में 7 जोड़िए तो पी आएगा, फिर पी में 7 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? डब्ल्यू। तो पहले में 3 जुड़ा है, दूसरे में 5 जुड़ा है, इसमें 7 जुड़ा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अब देखिए ये पूरा हो गया, ठीक है। ये हम लोगों ने यूथ पब्लिकेशन का सेट नंबर 5 लगा लिया है। इसके पश्चात अब हम लोग सेट नंबर 6 लगाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।